Hello everyone. So this video relates to history subject of class 10th only for ICSE board, and you can also go through this video for your general knowledge also, because in this unit, in this video, we'll be discussing the third unit of history, in which there are around 6 chapters: the First World War, rise of dictatorship; Second World War, United Nations, major agencies of United Nations, and non-aligned movement. But in this video, we'll be discussing these two part only. In coming videos, we'll be discussing these further 4 left chapters also. But for this video, we'll be discussing this First World War and the rise of dictatorship. So actually, First World War and rise of dictatorship is also a very lengthy part, so it is not I think wise to complete these whole chapters in one video. So we have divided this unit into around 3 videos. First we'll be covering this, and then Second World War, and then other chapters. So coming to the First World War, पहला विश्व युद्ध, it is started from 28th of July 1914 एंड 11 नवंबर 1918 तक ये चला था. बट ये उस टाइम ख़त्म नहीं हुआ था, ये ख़त्म मिड 1919 में हुआ है, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बाद. सो बेसिकली जो 18 के बाद 19 तक जितनी 5-6 महीने तक अराउंड जून 28 जून को ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुई थी, तब जाकर ये प्रॉपरली ख़त्म हुआ था ऑन पेपर्स. बट ये डेट्स वो थी जहाँ पर वॉर स्टार्ट हुई आर्म्स के साथ और यहाँ तक चली. उसके 5-6 महीने इस वॉर को कैसे कंक्लूड करा जाए, कैसे पीस एग्रीमेंट होने चाहिए, क्या ट्रीटी साइन होनी चाहिए, उसमें लगे थे. सो ऑफिशियली इट इज़ फ्रॉम 1914 टू 1919. सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुई थी, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे. सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बेसिकली हुआ क्या था, क्या उसके रीजंस थे, किस किस देश को इफ़ेक्ट पड़ा था. ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को ही इसका इफ़ेक्ट पड़ा था. सो जब तक वॉर एंड हुई थी, लगभग 17 मिलियन लोग जो थे वो इससे इफ़ेक्ट हुए थे, उनकी मरे थे, इंजर्ड हुए थे. और बहुत ज़्यादातर देश जो थे, क्योंकि इसमें काफ़ी पावरफुल देश इन्वॉल्व थे, लाइक ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, इटली, ऑटोमन एम्पायर, अमेरिका, और इन सब देशों की ज़्यादातर कॉलोनीज़ थी अलग अलग जगह पर पूरी दुनिया में. तो उनकी कॉलोनीज़ के लोग, जैसे कि इंडिया के लोग भी इसमें इफ़ेक्ट हुए थे, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी थी उस टाइम इंडिया. तो ये सब इफ़ेक्ट हुए थे, और इस वॉर को द ग्रेट वॉर भी कहा गया था. और जब ये वॉर ख़त्म हुई थी तो ये माना गया था कि दूसरी वॉर ऐसी अब नहीं होगी या फिर जल्दी नहीं हो पाएगी. बट इस वॉर के एंड होते होते जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुई थी, वो एक बहुत बड़ा मेन रीज़न बन गया था वर्ल्ड वॉर 2 का. वो भी आपके समझ में आएगा. सो क्या ऐसे इवेंट्स थे जो इस वॉर तक पहुँचे, इस वॉर की स्टार्टिंग क्यों हुई. तो फर्स्ट था म्यूचुअल डिफेंस अलाइंसेस. कुछ डिफेंस अलाइंसेस बने हुए थे, मतलब एक देश दूसरे देश के साथ उसने पैक्ट कर रखा था कि अगर हमारे ऊपर कभी हमला होता है तो आप हमारा साथ दीजिएगा. इस तरह पैक्ट थे. तो उसमें कौन कौन से थे, जैसे रशिया और सर्बिया का पैक्ट था, जर्मन और ऑस्ट्रिया हंगरी. आज की डेट में ऑस्ट्रिया अलग है, हंगरी अलग है. पहले वो एक ही देश उस टाइम होता था, तो उसका नाम था ऑस्ट्रिया हंगरी. तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में पैक्ट था. रशिया और फ्रांस के बीच में था. ब्रिटेन, फ्रांस एंड बेल्जियम के बीच में था. जापान और ब्रिटेन के बीच में था. ये पैक्ट थे. तो अब क्या हुआ था, ऑस्ट्रिया हंगरी ने सबसे पहले डिक्लेयर करी थी वॉर सर्बिया पे, जिसकी वजह से, इस पैक्ट की वजह से रशिया को भी आना पड़ा था डिफेंड करने के लिए सर्बिया को. और जर्मनी ने देखा कि रशिया जो है अपनी जो आर्मियाँ मोबिलाइज़ कर रही है, तो जर्मनी ने भी रशिया के ऊपर डिक्लेयर कर दी वॉर. क्यों? क्योंकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी का पैक्ट था यहाँ पर. फ्रांस वॉज देन ड्रॉन इन अगेंस्ट जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी. फ्रांस जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ आया, क्योंकि फ्रांस और रशिया का भी पैक्ट था. जर्मनी अटैक फ्रांस थ्रू बर्लिन, पुलिंग ब्रिटेन इनटू वॉर. अब देखिए, ये वो देश हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं. ये जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी, रशिया,
आपका ये इटली है, ये आपका फ्रांस है, ये आपका बेल्जियम है, ये छोटा वाला एरिया, ये आपका यूनाइटेड किंगडम है। तो बेसिकली जर्मनी ने जब अटैक करा था फ्रांस पे, तो जर्मनी डायरेक्ट एंटर होना चाह रहा था फ्रांस के अंदर इस तरीके से। तो बेल्जियम के साथ उस टाइम में जर्मनी के कोई वो नहीं था, और बेल्जियम उस टाइम न्यूट्रल था, वॉर में नहीं आना चाह रहा था। तो जर्मनी की एक ये टैक्टिक्स थी कि उसको घूम के फ्रांस में जाने से अच्छा है कि वो बेल्जियम को इन्वेड करे और फिर फ्रांस में घुस जाए। तो इस वजह से जब जर्मनी ने बेल्जियम पे अटैक करा और बेल्जियम को इन्वेड करना स्टार्ट करा, तो इस वजह से ब्रिटेन को भी वॉर में आना पड़ा। तो इस तरीके से ये सारे देश जो थे वो इन्वॉल्व हो गए थे वॉर में। इसके बाद देन जापान एंटर्ड द वॉर। उसके बाद जापान ने भी एंटर करा वॉर में। लेटर द इटली एंड यूनाइटेड स्टेट्स वुड एंटर ऑन दी साइड ऑफ द एलाइज। उसके बाद इटली और यूनाइटेड स्टेट्स भी एंटर करे एलाइज की साइड में। अब एलाइज क्या है ये आपको भी पता चल जाएगा। उन्होंने भी एंटर करा। सबसे एंड में यूनाइटेड स्टेट्स ने ही एंटर करा था अराउंड 1918 में। तो ये आपका ऑस्ट्रिया हंगरी था। अब दूसरी वजह क्या थी, देखिए इसमें ये देख लीजिए आप, जो येलो कलर से उसे ट्रिपल एंटांट है, ये ट्रिपल एंटांट पावर थे ये, यानी कि इसमें कौन कौन से आ गए हैं, आपके टर्की का एरिया आ गया है, आपका ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी, और सेंट्रल पावर ट्रिपल एंटांट में आपके फ्रांस, यूके, इटली, रशिया ये सब हैं, सर्बिया, रोमानिया ये सब, और जो सेंट्रल पावर्स हैं उसमें आपके ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, टर्की ये सब थे। और बाकी जो आपको ब्लू में दिख रहा है वो न्यूट्रल थे, वो किसी की साइड से भी वॉर में नहीं उतरे थे। इसके अलावा और क्या रीज़न था वॉर का, ये ट्रिपल एंटांट और सेंट्रल पावर बेसिकली है क्या वो भी आपके समझ में आ जाएगा। इम्पीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म, बेसिकली उस टाइम जो भावना थी लोगों के दिलों में वो ये थी कि नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे था, कि हर एक को अपने देश के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व और अपने आप को सुपीरियर समझ रहे थे। और सुपीरियर समझने की वजह से काफ़ी देश का ये मानना हो गया था कि काफ़ी सारे एरिया पे वर्ल्ड के हमारा हक होना चाहिए क्योंकि हम सुपीरियर बाकियों से। तो इसी वजह से इम्पीरियलिज्म को उसने जन्म दिया। इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है कि कहीं पर कोई जगह कैप्चर करना और उस कैप्चर करके मतलब अपनी कॉलोनीज़ बढ़ाना, एक जगह को इन्वेट करो, उसको अपने देश में शामिल करो बाउंड्रीज़ में। सो ड्यू टू एक्सट्रीम नेशनलिज्म कंट्रीज़ वांटेड देयर लैंड प्रोविंस बैक। तो जो काफ़ी सारी प्रोविंस थी वो वापस चाहते थे। ऐसा हुआ था कि फ्रांस की काफ़ी सारी प्रोविंस, जैसे दो थी, ये दोनों लॉरेन और एलेस, ये जर्मनी के कब्ज़े में थी। इटली वांट्स टेरेंटो एंड ट्रिस्टा फ्रॉम ऑस्ट्रिया। इटली की कुछ एरिया था टेरेंटो और ट्रिस्टा, ये ऑस्ट्रिया के कब्ज़े में था। बाल्कन स्टेट्स, कुछ स्टेट्स को बाल्कन स्टेट्स कहा जाता है, जिसमें आपका सर्बिया आ जाता है और बुल्गारिया आ जाता है। ये कुछ बाल्कन स्टेट थी। बाल्कन स्टेट वो थी जहाँ पर एक ही तरीके के लोग रहते थे पर वो एक अलग अलग देश थे। तो वो लोग चाहते थे कि हम बाल्कन स्टेट्स साथ में मिलके, यहाँ पर स्टेट का मतलब कंट्री है, यहाँ पर जितनी भी स्टेट वर्ड यूज़ होगा तो उसका मतलब कंट्री है। तो जितने भी बाल्कन स्टेट्स वो कंट्रीज़ थी वो ये चाहते थे कि हम सब साथ में मिलके एक बड़ी स्टेट बनाएं जहाँ पर हम सब लोग रह पाएँ। तो इसी वजह से ज़्यादातर कंट्रीज़ में इम्पीरियलिज्म छाया हुआ था। हर कोई चाह रहा था कि एक जगह से दूसरी जगह पर कब्ज़ा करा जाए। तो जैसे आप अगर ग्रेट ब्रिटेन का यहाँ पर देखें एग्जाम्पल, तो ग्रेट ब्रिटेन ग्रीन कलर से है, तो आपको मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में यहाँ पर इंडिया में, साउथ अफ्रीका की साइड में, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर आपको ग्रेट ब्रिटेन का एरिया दिखेगा काफ़ी बड़ा। स्पेन का भी है, यहाँ पर फ्रांस का भी एरिया है, येलो कलर से फ्रांस का दिखेगा, पिंक कलर से जितना एरिया आपको जर्मनी का दिखेगा, जर्मनी की कॉलोनीज़ का मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन ने इंडिया के ऊपर राज कर रखा था, तो जिस देश के ऊपर राज कर रखा था उसे कॉलोनी कहा जाता था। यानी उस टाइम इंडिया जो था वो ब्रिटेन की कॉलोनी था। रेस ऑफ आर्मामेंट्स का मतलब क्या था, काफ़ी सारे देश ऐसे हो गए थे कि जिन्होंने कहा कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा हथियार अपने पास रखने पड़ेंगे, एडवांस हथियार बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपनी कॉलोनीज़ की प्रोटेक्शन करनी है, जिससे उन पर कोई और कब्ज़ा ना कर पाए या फिर वो लोग इंडिपेंडेंस नहीं ले पाए अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, या फिर आगे चल के अगर कोई बात होती है तो पीस के काम में भी वो काम आएगा, एक म्यूचुअल हेट्रेड की वजह से भी। मतलब पूरी तरीके से हर देश लगा हुआ था कि किस किस तरीके से वो अपने पास हथियार जमा कर पाए।
तो जब मान लीजिए एक देश ए देश अगर हथियार जमा करेगा और बी के उससे दुश्मनी है, तो बी भी हथियार जमा करेगा, क्योंकि वो सोचेगा यार ए के पास ज़्यादा हथियार हो गए तो मैं आउट पावर हो जाऊंगा, तो इस वजह से बी को भी हथियार जमा करने पड़े थे। तो ये चीज़ चल रही थी पूरी दुनिया में। जर्मनी ने उस टाइम ये सोचा था कि उसे पावरफुल नेवी बनानी है जो कि ब्रिटेन को भी मुकाबला दे पाए, और काफ़ी हद तक 1914 में जर्मनी की नेवी जो थी वो इतनी बड़ी हो गई थी कि वो ब्रिटेन और फ्रांस को पूरी तरीके से उन्होंने पीछे भी छोड़ दिया था। इवन आयरन एंड स्टील के प्रोडक्शन में बहुत आगे बढ़ गए थे। 1912 में एक शिप बनाई थी इम्परेटर, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी शिप थी, वो जर्मनी ने ही बनाई थी। तो इस तरीके से चल रहा था। डिवीजन ऑफ यूरोप इन 2 हॉस्टाइल ग्रुप्स, यूरोप का पूरा एक डिवीज़न था। ये जो पूरा एरिया है, ये देखिए वर्ल्ड वॉर में जो एरिया इफेक्ट ज़्यादा हुआ था वो ये था, तो ये पूरा यूरोप में ही आता है। तो बेसिकली यहाँ पर 2 ग्रुप्स बन गए थे, काफ़ी हॉस्टाइल ग्रुप्स बन गए थे। वो किस किस तरीके से बने थे, तो यहाँ पर था स्टेट्स लाइक, कुछ स्टेट्स यानी कि स्टेट्स मतलब फिर से कंट्रीज़ की बात हम कर रहे हैं। जैसे जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, ये वो देश थे जो एक सिंगल नेशन थे, और यहाँ पर इम्पीरियलशिप थी, यानी कि शाहीपन जैसे कहते हैं हिंदी में। और कुछ देश ऐसे थे जो एम्पायर यानी मोनार्क के थ्रू वहाँ पर वर्क चल रहा था, जैसे कि ऑस्ट्रिया हंगरी में रूलर्स थे, एम्परर्स थे वहाँ पर। जर्मनी, फ्रांस जो थे उसमें कुछ में गवर्नमेंट थी, कुछ में रूलर्स थे, इस तरीके से चल रहा था। जर्मनी के उस टाइम ऑस्ट्रिया हंगरी जो था रूल करा जा रहा था हैब्सबर्ग डायनेस्टी की तरफ से, जो कि ऑस्ट्रिया से बिलोंग करती थी बेसिकली। तो ऑस्ट्रिया हंगरी जो 2 देश, ये जो देश थे, इनका जो डिवीज़न था, एक हंगरी साइड था और एक ऑस्ट्रिया साइड। तो ऑस्ट्रिया साइड के जो एम्परर थे वो पूरा ऑस्ट्रिया हंगरी पर कब्जा करे हुए थे उस टाइम। उनके अंडर में पूरा एरिया आता था। इसके अलावा जो ऑस्ट्रिया हंगरी में और भी काफ़ी सारी जगह आती हैं, सर्ब, बोस्निया, कोर्ड पॉपुलेशन है, कोर्शिया के लोग थे। इसके अलावा रशियन एम्पायर थी, रशिया में भी एम्पायर थे, वहाँ पर भी राज करा जाता था, एम्परर थे वहाँ पर। अब देखिए 1882 में एक ट्रीटी साइन हुई थी, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी अलायंस में आ गए थे। पहले हुई थी, इटली एंटर करा था 1882 में। ये ट्रीटी पहले साइन हुई है, बस इटली ने 1882 में एंटर करा था, और इसको ट्रिपल अलायंस बोला गया था। यानी कि 3 देश एक दूसरे से पैक्ट में आ गए थे कि हम एक दूसरे की रखवाली करेंगे, ठीक है। और बाद में जाके जो इनके एलाइज, और जब वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो इनके बाकी के मददगार देश थे, वो सब मिला के उनको सेंट्रल पावर कहा गया। उसमें लेकिन इटली नहीं था, इटली एक्सक्लूड था, क्योंकि इटली ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली थी इन पावर्स के साथ, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया के साथ। वो क्यों करी थी ये भी आप एक्सप्लेन है आगे। दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन और रशियन एम्पायर थी, जिसमें पॉलिश, यूक्रेनियन, टर्किश, मंगोल पॉपुलेशन भी रहते थे, और इन्हें ट्रिपल एंटांट कहा जाता था। ये 1907 में साइन हुई थी। बाद में इसमें जापान ने भी ज्वाइन करा था, और बाद में ये कंट्रीज़ और इनके एलाइज जो थे वो मिलके एलाइड पावर्स कहे गए। तो ये हमारे जर्मनी वाले जो थे वो सेंट्रल पावर कहे गए, और जो ब्रिटेन, फ्रांस वाले थे वो एलाइड पावर्स कहे गए। इस चीज़ को आप ध्यान कर लीजिए। इतना ध्यान रखिएगा, इटली फ़िलहाल में जब तक ये ट्रिपल अलायंस थे तब तक तो जर्मनी के साथ था, बाद में ये अलग चला गया था। वो बाद में क्यों अलग गया था, इसके पीछे रीजंस हैं, वो आगे एक्सप्लेन है, ठीक। इस मैप में थोड़ा सा और समझना आ जाएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम जो है। इसमें ये दिया हुआ है कि कौन सा देश किसके साथ कब पैक्ट में आया था। जैसे रशिया और सर्बिया का पैक्ट था ऑलरेडी, रशिया और फ्रांस का 1894 में हुआ था, रशिया ब्रिटेन का 1907 में, फ्रांस और ब्रिटेन का 1904 में। ऑटोमन एम्पायर, ये जो आपको ब्लू कलर से दिखाया गया है, ये बैल्कन्स स्टेट है, जो मैंने आपको बताया था। बैल्कन्स में बुल्गारिया, सर्बिया और काफ़ी सारे देश आते हैं। इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी का 1882 में, जर्मनी और इटली का 1882 में, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी का जो पैक्ट हुआ था वो 1879 में हुआ था। और ऑटोमन एम्पायर ने ज्वाइन कब करा था, 1914 में। 1914 यानी कि वो साल जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई थी। ऑटोमन एम्पायर वो एरिया है जिसे आप टर्की के नाम से आज की डेट में जानते हैं।
अच्छा, ये सब तो बैकग्राउंड का रहा, ये पैक्ट वगैरह थे, लेकिन इसका मेन रीज़न क्या था जिसने ट्रिगर करी वॉर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझने की ज़रूरत है। आर्कड्यूक फ्रांस फेर्डिनेंड का जो असैसिनेशन था, ये मेन वजह बनी थी, जिसे सरजावो क्राइसिस भी कहते हैं। ऐसा हुआ था कि आर्कड्यूक फ्रांस जो थे वो ऑस्ट्रिया हंगरी के एक क्राउन प्रिंस थे। तो वो जो थे गए थे 1914 की बात, सरजावो में जब वो अपनी वाइफ के साथ, आर्कड्यूक फ्रांस जो थे अपनी वाइफ के साथ गए थे, और तब क्या हुआ था, एक सर्बियन नेशनलिस्ट टेररिस्ट ग्रुप हुआ करता था उस टाइम, और उसका नाम था ब्लैक हैंड। उन्होंने असैसिनेट करने की, नहीं मारने की कोशिश करी थी इनको। जो पहला टाइम था वो फेल हो गया था, क्योंकि जब इनकी रैली निकल रही थी, देखिए ये थे वो क्राउन प्रिंस, और ये उसका एक पोर्ट्रेट दे रखा है कि क्या हुआ था। बेसिकली जब ये कार से रैली निकल रही थी, तो जो पहला टाइम था, जो ये टेररिस्ट थे ब्लैक हैंड वाले, उन्होंने ग्रेनेड से इन्हें कार को ब्लो करने की कोशिश करी, पर इनके ड्राइवर ने इनको बचा लिया। फिर आगे चल के उसी दिन की बात है, उसी दिन बाद में क्या होता है, एक सर्बियन नेशनलिस्ट जिसका नाम था, ये नाम देखिए, गैव्रियालो प्रिंसिप नाम का एक व्यक्ति था, कम एज का, लगभग 16-17 साल का ये एक लड़का था, जिसने आर्कड्यूक फ्रांस को और उनकी वाइफ को सरजावो सिटी बोस्निया में गोली मार दी थी, यानी कि शॉट डेड कर दिया था। अब इसके बाद क्या हुआ, दिस वॉज इन प्रोटेस्ट टू ऑस्ट्रिया हंगरी हैविंग कंट्रोल ऑफ दिस रीजन। और ये हो क्यों ना था, क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी का इस जगह पर कंट्रोल था, और जहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि उनका कंट्रोल हो, तो उस प्रोटेस्ट में ये सब कुछ करा जा रहा था। सर्बिया वांटेड टू टेक ओवर बोस्निया और हर्ज़ेगोविना। तो ये दो एरिया थे जिन्हें सर्बिया अपने पास वापस चाहता था। तो द असैसिनेशन ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी, तो ये जो असैसिनेशन हुआ, इसकी वजह से ऑस्ट्रिया हंगरी ने डिक्लेयर कर दी थी वॉर, किस पे, सर्बिया पे। जब सर्बिया पे वॉर डिक्लेयर करी, तो जब रशिया अपनी मोबिलाइज कर रही थी आर्मी को, तो क्योंकि सर्बिया उनके एक अलायंस थे, तो जर्मनी ने डिक्लेयर कर दी थी वॉर रशिया पे, क्योंकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी उस टाइम अलायंस थे। इसी वजह से thus begin the expansion of the war to include all those involved in the mutual defense alliance। और इसी वजह से वो कंडीशन आ गई थी कि जितने भी म्यूचुअल अलायंस लोग थे, जो आपको फर्स्ट स्लाइड में अभी दिखाया गया था, देश थे, वो सब वॉर में उतर गए। तो अगले दिन इस तरीके से एक कटिंग निकली थी न्यूज़पेपर में, द हायर ऑफ ऑस्ट्रियन थ्रोन इज स्लेन विद द वाइफ बाय एन बॉस्नियन यूथ एंड एवेज सीजर ऑफ द कंट्री। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ था, किस तरीके से टाइमलाइन चली, टाइमलाइन इस तरीके से चली। अब असैसिनेशन हुआ था आपका जून में 1914 में, तो 28 जुलाई को डिक्लेयर करी गई वॉर। इसके बाद 1 अगस्त को ऑस्ट्रियाज अलाय जर्मनी ने रशिया पे वॉर डिक्लेयर करी, एन अलाय ऑफ सर्बिया। 3 अगस्त को क्या हुआ, जर्मनी डिक्लेयर्स वॉर ऑन फ्रांस पे कर दी वॉर। क्यों, क्योंकि रशिया के अलाय थे। एंड इमीडिएटली बिगिन एन इन्वेजन ऑफ न्यूट्रल बेल्जियम। और उस टाइम बेल्जियम जो था न्यूट्रल था, लेकिन बेल्जियम की कंडीशन ये थी कि ये बेल्जियम है और इस साइड जर्मनी था, उस साइड फ्रांस था। तो जर्मनी को फ्रांस के अंदर जाना था, तो घूमने की जगह वो बेल्जियम को इन्वेड करते हुए अंदर जाना चाहता था। इस वजह से उस टाइम बेल्जियम न्यूट्रल था, किसी भी साइड पे नहीं था। तो बेल्जियम को न्यूट्रल होने बावजूद भी उस पर अटैक कर दिया था जर्मनी ने। इसके बाद 4 अगस्त को क्या होता है, ग्रेट ब्रिटेन ने जो कि एलाय था फ्रांस का, उसने डिक्लेयर कर दी थी वॉर जर्मनी के लिए। और इसके बाद क्या हुआ, द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट विल्सन वुडरो जो थे उस टाइम प्रेसिडेंट थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था उस टाइम की यूनाइटेड स्टेट्स इस टाइम के लिए न्यूट्रल रहेगा। क्यों, उस टाइम प्रेसिडेंट जो यूएस था वो वॉर में नहीं पड़ना चाह रहा था, क्योंकि वॉर थी यूरोप की, और अमेरिका यूरोप में उस टाइम नहीं बोलना चाह रहा था कुछ भी, तो उस टाइम के लिए न्यूट्रल था। तो बेसिकली जो एलाइज, वो सेंट्रल पावर्स में कौन कौन से देश थे, तो एलाइज में आपके जो रशियन एम्पायर, रोमानिया, फ्रांस, पुर्तगाल, इटली, ग्रीस, सर्बिया, ग्रेट ब्रिटेन और यूएस ने ज्वाइन करा था 1918 में करा था। यहाँ पे 17 लिखा है, 18 में ज्वाइन करा था। सेंट्रल पावर में आपका जर्मन, ऑस्ट्रिया हंगेरियन, बुल्गारियन और ऑटोमन एम्पायर, ये सब थे आपके सेंट्रल पावर्स में। तो इन 2 ग्रुप्स के बीच में
वॉर हो गई थी। हाँ, कुछ टाइम बाद इन देशों ने ज्वाइन करा था वॉर में, उसकी टाइमलाइन भी आपको पता चलेगी। इवेंट क्या क्या हुए थे वर्ल्ड वॉर के, तो ये देखिए, ये आपका जर्मनी है, ये आपका फ्रांस है, ये बीच में आपका बेल्जियम था। तो क्या हुआ था, वॉर ऑन वेस्टर्न फ्रंट, तो ये वेस्टर्न फ्रंट है, जर्मनी के हिसाब से ये वेस्टर्न फ्रंट है। तो वेस्टर्न फ्रंट पे जो वॉर हुई थी, जर्मनी ये जो था बेल्जियम के अंदर घुसा और सदर्न फ्रांस में यहाँ पर यानी कि यह इस तरफ एंटर करा। ठीक, फ्रांस फ्रांस आर्मी अलॉन्ग विद ब्रिटिश मेट द जर्मन फोर्सेस इन द बैटल ऑफ मराइन। तो यहाँ पर जो था, जब एंटर करा फ्रांस के अंदर जर्मनी, तो वहाँ पर उसको ब्रिटिश आर्मी और फ्रांस आर्मी के साथ बैटल ऑफ मराइन, जो कि एक रिवर के नाम पर है, वहाँ पर लड़ाई हुई, जो कि सिर्फ और सिर्फ 15 माइल्स दूर था पेरिस से। जर्मन्स को वापस जाना पड़ा और 4 साल तक यहाँ पर एक दूसरे को ये नहीं हरा पाया। 4 साल तक यही चलता रहा। लेकिन बाद में क्या हुआ, यूरोपियन यूज़ कॉलोनी रिक्रूट्स, यूरोपियन ने इस टाइम कॉलोनी रिक्रूट्स भी यूज़ करे थे। यानी कि कॉलोनी रिक्रूट्स का मतलब, जैसे कि इंडिया उस टाइम कॉलोनी था ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन ने इंडिया से काफ़ी सारे सोल्जर्स बुलाए, तो कॉलोनियल रिक्रूट्स की यहाँ पर बेसिकली लड़ाई चल रही थी। दिस बिकेम टर्निंग पॉइंट एज बिकॉज इट फॉइल्ड ऑल जर्मन प्लान्स ऑफ क्रशिंग फ्रांस। ये जो था एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जर्मनी का जो मेन प्लान था फ्रांस को पूरी तरीके से ख़त्म करने का, वो यहाँ पर परेशानी में आ गया था और ये प्लान वर्क नहीं कर पा रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया था, जिसकी वजह से जर्मनी और उसके अलाइज की हार हुई थी। इसके बाद ट्रेंच वॉरफेयर, पहली बार उस टाइम ट्रेंच वॉरफेयर देखा गया था। ट्रेंच वॉरफेयर किस तरीके होता था, ये ट्रेंच वॉरफेयर है, बड़े खूब सारे ग्राउंड जहाँ पर थे, जहाँ पर ये लड़ाई लड़ी जा रही थी, वहाँ पर अंदर खुदाई करके वहाँ पर सैनिक रह रहे थे और वहाँ पर ही अपनी लिविंग कर रहे थे पूरी तरीके से। वहीं पर ही अपना जितनी भी बारूद था, जितनी बंदूकें थी, जितना भी उनके पास सामान था फॉर लड़ने का, वो सब यहीं पर रखा जा रहा था। पर यहाँ की जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि यहाँ पर रैट्स, पॉइजन गैस, कोल्ड, ठंड बहुत थी, स्नो पड़ जाती थी, रेन, इसकी वजह से पूरा एरिया मडी हो जाता बहुत ज़्यादा, डेड बॉडीज़ की स्मेल और फूड शॉर्टेज, ये सब यहाँ पर इन सैनिकों को झेलना पड़ रहा था। अब ईस्टर्न फ्रंट में जो वॉर हुई थी, वो हुई थी आपकी अगस्त 14 में। तो आपने देखा भी यहाँ पर बेल्जियम था और यहाँ पर रशिया है, यहाँ पर जर्मनी है। तो यहाँ पर जो वॉर हुई थी आपका वेस्टर्न फ्रंट, अब हम ये बात कर रहे हैं ये वाली वॉर की, रशिया के तरफ वाली वॉर की। उसमें क्या हुआ था, इन्वेजन ऑफ रशिया बाय ऑस्ट्रिया हंगरी। यहाँ पर ऑस्ट्रिया हंगरी, इसके साथ साथ ये चीज़ और देख लीजिए कि जैसे ये जर्मनी है, ये रशिया है, ऑस्ट्रिया हंगरी भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी जो वॉर हुई थी ऑस्ट्रिया और रशिया के बीच में, ये भी, इसे भी ईस्टर्न फ्रंट कहा जाएगा। तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया हंगरी ने इन्वेड करा रशिया को। जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया कैप्चर्ड सम पार्ट ऑफ रशिया, और काफ़ी कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने मिलके रशिया कब्जा कर लिया। सक्सेसफुल अगेंस्ट रोमानिया, सर्बिया एंड इटली, और रोमानिया, सर्बिया और इटली के खिलाफ भी ये लोग सक्सेसफुल रहे, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। आउटसाइड यूरोप देयर वर कैंपेन अगेंस्ट ऑटोमन एम्पायर इन पैलेस्टीन। तो यूरोप के अलावा भी, यूरोप के बाहर ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ काफ़ी कैंपेन चल रहे थे, पैलेस्टीन में, मेसोपोटामिया में, अरेबिया में, और जर्मनी और टर्की के खिलाफ चल रहे थे आपके ईरान में। तो और जापान ऑक्यूपाइड, इसके अलावा जापान ने जो ऑक्यूपाई कर लिया था जर्मन पोजीशन, जो आपका चाइना की तरफ में काफ़ी सारा रीजन था वो जर्मनी का था, तो उस पर भी काफ़ी बड़ा कब्जा कर लिया था जापान ने। और एंड ब्रिटेन, फ्रांस सीज मोस्ट ऑफ द जर्मन कॉलोनीज इन अफ्रीका, और जितनी जर्मन कॉलोनीज थी अफ्रीका में उसको भी फ्रांस और ब्रिटेन ने सीज कर लिया था। तो ये सब भी इस यूरोप के अलावा बाहर चल रहा था। अब ये चीज़ ध्यान से देखिए, व्हेन वर्ल्ड वॉर 1 बिगन इन जुलाई 1940, इटली वॉज अ पार्टनर इन द ट्रिपल अलायंस। जो आपसे पहले कहा गया था, इटली जो था पहले जर्मनी के साथ था, ठीक, बट डिसाइडेड टू रिमेन न्यूट्रल। उस टाइम इसने न्यूट्रल बनना चाहा। ड्यूरिंग द इमीडिएट प्री वॉर ईयर्स, इटली स्टार्टेड अलाइंग इटसेल्फ क्लोजर टू एंटांट पावर्स, बट वॉर होने से कुछ टाइम पहले, शुरू के सालों में ही, शुरुआत में ही इटली जो था उसका झुकाव बढ़ने लगा किसकी तरफ, फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ, फॉर मिलिट्री एंड इकोनॉमिक सपोर्ट। क्यों,
जिससे कि उसे मिलिट्री और इकोनॉमिक सपोर्ट मिले, क्योंकि उसे लग रहा था इटली को कि जर्मनी के साथ जाके शायद फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इस वजह से उसका झुकाव किस तरफ बढ़ रहा था, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन की तरफ। इसी वजह से इटली ने जब वॉर हुई थी तो साइड चेंज कर ली थी, जर्मनी के साथ नहीं रहा और वो ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया इन सब के साथ मिल गया। पॉलिसी ऑफ ब्लॉकेड, ये पॉलिसी ऑफ ब्लॉकेड चली। पॉलिसी ऑफ ब्लॉकेड का मतलब ये था कि कोई सा भी गुड, चाहे वो फूड हो, रॉ मटेरियल हो, फॉर मटेरियल हो, वो हम दूसरी जगह एक कंट्री में नहीं जाने देंगे। तो ये पॉलिसी ऑफ ब्लॉकेड बहुत चली। अब इससे क्या फ़ायदा होता था कि मान लीजिए अगर एक कंट्री है और उसके चारों तरफ से यहाँ से सामान आता है कुछ इस जगह से, और यहाँ पर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक। अब ब्लॉक करने की वजह से ए की जितनी पावर, चाहे फूड सप्लाई, रॉ मटेरियल, तो ख़त्म हो जाएगा, तो ए बिल्कुल बेकार हो जाएगा कुछ टाइम में, हल्के हल्के करके। तो ये पॉलिसी ऑफ ब्लॉकेड थी। इन 1916 जर्मनी स्टार्टेड द सबमरीन वॉरफेयर। इसके अलावा जर्मनी ने सबमरीन वॉरफेयर यानी उस टाइम सबमरीन का इस्तेमाल करा गया और काफ़ी सारी ब्रिटिश वॉरशिप्स को डुबो दिया गया। पर इसमें फ्रेंच जो था एबल रहा डिफीट करने के लिए जर्मनी को, जब बैटल ऑफ वर्डून हुई थी। बैटल ऑफ वर्डून देखिए, ये आपका मैप में आपको दिख जाएगा, ये जगह थी वर्डून। ये आपका मराइन, जहाँ पर पहले बैटल हुई थी आपकी बेल्जियम के अंदर जब घुसे थी जर्मनी तब। तो उसके कुछ आगे जाके वर्डून करके एक जगह थी, यहाँ पर बैटल हुई थी, यहाँ पर फ्रांस ने डिफीट कर दिया था जर्मनी को। अब इसकी वजह से क्या हुआ था, दिस टाइटन द जर्मन कोस्ट, देयरफॉर इट वाज डिफीटेड इन बैटल ऑफ डॉगर बैंक। डॉगर बैंक कौन सी जगह, डॉगर बैंक ये जगह है, देखिए ये ब्रिटेन है, ये फ्रांस की जगह है, ये जर्मनी है। तो यहाँ पर जो लड़ाई हुई थी वो डॉगर बैंक की लड़ाई कही गई, बैटल ऑफ डॉगर बैंक। तो जिस वर्डून में हारने के बाद काफ़ी बुरी तरीके से जर्मन की जो कोस्ट लाइन थी इसके ऊपर निगरानी रखी गई थी, और इसी वजह से जर्मन जो था बैटल ऑफ डॉगर बैंक हारा था। वॉर अगेंस्ट टर्की, अब टर्की के खिलाफ क्या वॉर, क्यों वॉर हुई, अब इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है। ये देखिए, इस मैप से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ये आपका ऑटोमन एम्पायर था, ठीक, और ये आपका जर्मनी था, और ये आपका रशिया था। तो बेसिकली जो ये एरिया था, समझ रहे हैं आप, जिसे बेल्टिक सी कहा जाता है, ये एरिया को बेल्टिक सी कहा जाता है, इसके ऊपर जर्मनी का कब्जा चल रहा था। तो कोई सी भी अगर रशिया और बाकी जो यहाँ की जो पावर्स थी उनके बीच में अगर सामान आना जाना था तो इसी रूट से हो रहा था। इस पे जर्मनी कब्जा था, इस वजह से यहाँ से अब कोई चीज़ पास नहीं हो पा रही थी। इसके बाद ये कहा गया कि भाई यहाँ पर जो एरिया है, जिसका नाम आपको अभी दिखाते हैं, डार्डेनेल्स, जो ऑटोमन एम्पायर के बीच में एक जगह पड़ती है, ये है डार्डेनेल्स, ये इस जगह का नाम है। तो डार्डेनेल्स स्ट्रेट है ये। तो ये कहा गया कि सामान यहाँ से आएगा जाएगा। तो ऑटोमन एम्पायर ने उस टाइम रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, हमारी तरफ से, हमारे बीच में से कोई से सामान नहीं जाएगा, क्योंकि ये ब्लैक सी के थ्रू, और यहाँ पर ये जो ओशन था इसमें रशिया और आपका बाकी इटली, इन सब का सामान आया जा सकता था वाया सीवेज। बट ऑटोमन एम्पायर ने उस रिक्वेस्ट को हटा दिया, और जब यहाँ से एक शिप पास होने की कोशिश करी तो रशिया की शिप जो पास होने की कोशिश करी थी उस पर ऑटोमन एम्पायर ने हमला कर दिया और उसको डुबो दिया। तो इस वजह से ऑटोमन एम्पायर भी लड़ाई में अब आ चुका था। इसके बाद अब एंट्री ऑफ यूएसए की एंट्री कब हुई वॉर में, देखिए 1915 में जर्मनी ने जब संक करी थी ब्रिटिश की एक शिप जिसका नाम था लुसिटेनिया, जिसमें लगभग 1153 पैसेंजर्स की डेथ हुई थी। उसमें से 128 जो थे वो अमेरिकन थे। अब ये होने के बाद इसके अलावा एक तो ये चीज़ हो गई थी, 128 अमेरिकी मारे गए, तो ये यूएस को काफ़ी बुरा लगा था। इसके अलावा अमेरिका काफ़ी बड़े लेवल में लोन देता था एलाइड पावर्स को, जर्मनी को, फ्रांस को और ब्रिटेन को गुड्स खरीदने के लिए, और आर्म्स उन्हें बेचता था। तो अमेरिका के साथ एक घटना ये भी हुई थी कि एक बार अमेरिका की खुद की एक छोटी मोटी शिप जो थी उसे भी जहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एरिया जर्मनी ने डिक्लेयर कर दिया था, वहाँ पर वो एंटर गई थी। तो जर्मनी पहले तो यूएसए के साथ लड़ाई नहीं चाहता था, लेकिन फिर उस इवेंट में जर्मनी को जब ये लग रहा था रेस्ट्रिक्टेड एरिया में अगर हम हर शिप को देख के ही डिस्ट्रॉय करेंगे तो शायद इस वजह से हम हार भी सकते हैं,
तो उसने अटैक भी कर दिया था कुछ शिप्स वगैरह पे यूएसए की, तो वो भी एक वजह थी। इसके अलावा अमेरिका ने ये सोचा कि अगर जर्मनी जीत जाता है तो जीतने के बाद जो उसका पैसा जो उसने दिया है फ्रांस को और ब्रिटेन को, वो भी डूब सकता है और जर्मनी एक बहुत बड़ी पावर भी बन जाएगा। तो इन कुछ वजहों की वजह से यूएसए ने एंटर करा वॉर में। कब एंटर करा था? इन अर्ली 1917 बर्लिन फोर्स द इशू इट डिक्लेयर्ड डिसीजन ऑन 31st January 1970 to target neutral shipping in the designated war zone become the immediate cause of the entry of the United States into war। ये चीज़ आपको ऑलरेडी बता दी गई है। 5 अमेरिकन मर्चेंट शिप्स, तो 5 अमेरिकन मर्चेंट शिप्स थी जो मार्च में डुबोई गई थी, और यूएस ने फिर ये भी बात भी आपको बता दी गई है। तो बेसिकली 6 अप्रैल 1918 में यूएसए ने डिक्लेयर कर दी थी वॉर जर्मनी के ऊपर। अब एग्जिट ऑफ रशिया, अब करते करते बीच में रशिया का एग्जिट हो गया था। क्यों एग्जिट हुआ था? उस टाइम वहाँ पर रशिया में एक अक्टूबर रेवोल्यूशन, जिसे रशियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, उसमें क्या हुआ था, मोनार्क को हटाओ। एवोल्यूशन किस वजह से चला था? कि मोनार्क को हटाने के लिए एक रेवोल्यूशन चला, यानी वहाँ के राजा को हटाने के लिए। उस टाइम ये कहा कि भाई 6 लाख सोल्जर मर चुके हैं अभी तक, और ये जो गवर्नमेंट है इसकी गलती है, तो इस वजह से हटाया जाए। तो जैसे ही उस गवर्नमेंट को हटाएगा तो वहाँ के उस टाइम जो लीडर थे, जिसका नाम था व्लादिमीर लेनिन, उनको लीडरशिप मिली। और जो नई गवर्नमेंट तुरंत आई, उसने अगले ही दिन इशू करा कि भाई पीस के लिए हम तैयार हैं, और क्या नाम है, हम पीस करने के लिए तैयार हैं, और हम वॉर ख़त्म करना चाहते हैं, बट हमारा कोई एनेक्सेशन और कंपनसेशन यानी इंडेमनिटीज़ नहीं ली जाए हमसे। यानी एनेक्सेशन यानी कि हमारी कोई ज़मीन हमसे नहीं ली जाए और हमसे कोई कंपनसेशन नहीं ली जाए। तो इस प्रपोजल के लिए रशिया ने कहा कि हम वॉर को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। अब इसके अलावा ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटफोस्ट जो मार्च 1918 में हुई थी, ये साइन करी गई जर्मनी के द्वारा, और जर्मनी और रशिया के बीच में वॉर ख़त्म करने की ये ट्रीटी साइन थी। और इसमें जर्मनी ने काफ़ी हार्श टर्म्स लगाए थे रशिया के ऊपर, और रशिया ने उन सबको एक्सेप्ट भी कर लिया था, क्योंकि रशिया उस टाइम नहीं चाह रहा था कि उसको और लाइफ का, प्रॉपर्टी का, इन सब का नुकसान हो। वॉर का एंड किस तरीके से हुआ? वॉर का एंड ऐसे हुआ कि जर्मनी के ऊपर और उसके अलाइज के ऊपर ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए ने कंबाइंड अटैक मिलिट्री ऑफेंसिव जो था वो जुलाई 1918 में करा। जब ये करा तो जर्मनी और उसके एलाइज जो थे वो ढहने लगे। बुल्गारिया ने विड्रॉ कर लिया था वॉर से, टर्की ने सरेंडर कर दिया था अक्टूबर में। एम्परर ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी, जो ऑस्ट्रिया हंगरी के एम्परर थे, उन्होंने 3 नवंबर को 1918 में, यहाँ पे जितनी भी डेट्स हैं 1918 से रिलेट कर रहे हैं, सरेंडर कर दिया था। इन जर्मनी एक रेवोल्यूशन ब्रोक आउट हो गया था, उसमें लोगों ने कहा कि भाई उन्हें रिपब्लिक चाहिए, और जो वहाँ के उस टाइम के एम्परर थे, जो काइजर विलियम II थे, वो हॉलैंड भाग गए थे। तो नई जर्मनी में एक गवर्नमेंट बनी, और उसने आर्मिस्टिक यानी कि कुछ वक्त के लिए दोनों तरफ से लड़ाई को रोकने के लिए एक एग्रीमेंट साइन करा 11 नवंबर 1918 में। अब लगभग कितने लोग लड़े थे इस वॉर में? लगभग 53 से 70 मिलियन लोगों ने ये लड़ाई लड़ी थी, जिसमें 9 मिलियन लोग मारे गए थे, और कई मिलियन लोग जो थे डिसेबल हो गए थे। वहाँ की हवा दूषित हो गई थी, भुखमरी वगैरह एपिडेमिक आ गया था, फेमाइन आ गई थी, और लगभग इससे बहुत बड़ी मात्रा में लोग मरे थे। पूरी दुनिया में ज़्यादातर देशों की जो इकनॉमी थी वो बिल्कुल गिर गई थी। इसी की एक वजह एक ग्रेट डिप्रेशन जो आपका 1929 से 30 के बीच में रहा है, ग्रेट डिप्रेशन, जिसमें बहुत अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास पैसा नहीं था, वो भी वॉर की वजह से ही माना जाता है। एस्टिमेटेड एक्सपेंस जो थे, जो एलाइड साइड के हुए थे, वो 41 मिलियन पाउंड्स, उस टाइम के 41 मिलियन पाउंड्स, जिसमें लगभग जर्मनी की तरफ से जो वो हुए थे एक्सपेंस सेंट्रल पावर्स के, लगभग जर्मनी के अकेले के 15,000 मिलियन पाउंड थे। तो एक तरफ कंबाइन 41,000 मिलियन पाउंड जो थे वो पूरे अलाइड साइड के थे, और सेंट्रल पावर्स में से सिर्फ और सिर्फ जर्मनी के 15,000 मिलियन पाउंड्स लगभग खर्चा हुआ था इस वॉर में। रिजल्ट क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन करी गई थी। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स 28 जून 1919 में साइन करी गई। इसमें क्या कहा भाई? पावर्स, विक्टोरियस पावर यानी जो जीते हुए थे, यानी कि एलाइज जीते थे, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, ये सब लोग जीत गए थे और इनके एलाइज जीत गए थे।
इन्होंने पहली कॉन्फ्रेंस रखी वर्साइल्स में, जो कि फ्रांस में है, और बाद में जो कॉन्फ्रेंस हुई वो पेरिस में हुई। जनवरी टू जून तक ये कॉन्फ्रेंसेस चली थी। इसमें लगभग 27 कंट्रीज़ ने पार्ट लिया था। और ये जो ट्रीटी की टर्म्स थी वो मेनली जो डिसाइड करी थी वुडरो विल्सन यानी प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, लॉयड जॉर्ज पीएम ऑफ ब्रिटेन, जॉर्ज कैलेमेंक्यू जो कि प्राइम मिनिस्टर थे फ्रांस के, उनके द्वारा डिसाइड करी गई थी। डिफीटेड जो कंट्रीज थी यानी कि जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, आपका ऑस्ट्रिया हंगरी, इन सबको रिप्रेजेंटेशन के लिए भी नहीं कहा गया, इन्होंने रिप्रेजेंट भी नहीं करा गया। रशिया को एक्सक्लूड कर दिया था क्योंकि रशिया पहले ही वॉर से एग्जिट हो गया था। रिजल्ट क्या हुआ इसका कि पेरिस में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें 28 जून 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को साइन करा गया, और इसकी वजह से जो वॉर थी वो ख़त्म हुई। द बेसिस ऑफ द ट्रीटी नेगोशिएशन वाज द अमेरिकन प्रेसिडेंट विल्सन्स 14 पॉइंट, और जो इस ट्रीटी के जो मेन चीज़ें थी वो प्रेसिडेंट विल्सन वुडरो द्वारा जो 14 पॉइंट्स दिए गए थे उनके आधार पर तय करी गई थी। द ट्रीटी वॉज डिज़ाइंड, और ट्रीटी को इस तरह डिज़ाइन करा गया था कि जर्मनी दोबारा लड़ाई के लिए नहीं खड़ा हो पाए। ट्रीटी क्या थी, टर्म्स क्या थी ट्रीटी की, वो ये थी कि जर्मन जो है वो गिल्टी है एग्रेशन का, जर्मन पे करेगा लॉसेस को, डैमेजेस को, जो कि लगभग 33 बिलियन डॉलर होंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट था ये। जर्मनी से कहा गया कि जो आपके मर्चेंट शिप्स हैं उसे कंपनसेशन के तौर पर आप दोगे। ह्यूज क्वांटिटी ऑफ कोल ये आप दोगे फ्रांस, इटली और बेल्जियम को 10 सालों तक। राइन वैली जो कि जर्मनी के अंडर में आती थी उसको डीमिलिटराइज करा गया, वहाँ से जर्मनी की आर्मी को हटाया गया और कहा गया कि भाई इस एरिया में लगभग 15 साल तक एलाइड पावर्स के ट्रूप्स काम करेंगे। जर्मनी ने एलाइस और लॉरेंस खोया, फ्रांस को वो मिला। यूपेन एट मेलेडी जो था वो बेल्जियम को गया, ये जगह डेनमार्क को गई। डेजिंग बिकम्स फ्री पोर्ट, ये डेजिंग जो था वो फ्री पोर्ट बना, पॉलिश टेरिटरी के अंदर आने लगा यानी पोलैंड के अंदर। जर्मनी टू गिव अप पार्ट्स इन हर प्री वॉर ट्रीटी टू डेनमार्क, तो जो टेरिटरीज थी जो जर्मनी ने उस टाइम कब्जाई थी वो इन देशों को वापस मिली। जो आपके कोल माइंस थे जर्मनी में वो लीग ऑफ नेशंस के अंदर आएंगे। अब लीग ऑफ नेशंस क्या है ये अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। जर्मनी की सारी जो कॉलोनीज थी वो जर्मनी खो दी, तो ये सब बहुत बड़ा नुकसान था और आप समझ ही सकते हैं इन नुकसानों की वजह से ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड का स्टार्टिंग थी एक तरीके से। जर्मन कॉलोनीज जो चाइना में थी वो जापान को दे दी गई थी। आर्मी जो थी जर्मनी की उसे 1 लाख तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था और नेवी में सिर्फ और सिर्फ 15,000 मैन और 24 शिप बोले गए थे। एयरफोर्स और सबमरीन जो थी वो जर्मनी की बैन कर दी गई थी। ट्रीटी अफर्म्ड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया एंड यूगोस्लाविया, तो इन देशों को कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलेगा। पैक्ट ऑफ लीग ऑफ नेशंस एडेड टू ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, और पैक्ट ऑफ लीग ऑफ नेशंस एक संस्था थी, वो क्या थी अभी नीचे डिस्क्राइब है। वो जो थी लीग ऑफ नेशंस भी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में ऐड करी गई। तो बेसिकली ये जर्मनी हुआ करता था और ये ऑस्ट्रिया हंगरी हुआ करता था। तो जर्मनी से ये जो आपकी लाल लाल लाइनें दिख रही हैं ये पार्ट चले गए थे, एरियाज सब्जेक्ट टू रेफरेंडम। तो रेड लाइन से जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं वो हैं, और ये न्यू बाउंड्रीज क्रिएट हुई थी जो रेड कलर से बन रही है। तो आप देख रहे हैं जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी था वो किस तरीके से तोड़ा गया, आपका ऑटोमन एम्पायर किस तरीके तोड़ी गई, सीरिया, लेबनान, टर्की और इराक बना वो। तो ये जो थे देश के बंटवारे हो गए उस टाइम। इसके अलावा सोवियत यूनियन को भी काफ़ी नुकसान पड़ा, रशिया के भी काफ़ी सारे टुकड़े हुए थे, जैसे कि यहाँ पर पोलैंड बना था, फिनलैंड बना था, एस्टोपिया, लिथुआनिया, ये सब देश बने थे। और हमारे फ्रांस ने ये जो एरिया था ये कब्जाया था। इस तरीके से काफ़ी सारे एरियाज़ जो थे अलग अलग देशों में बांटे गए थे। फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस क्यों हुई थी? ये इस वजह से हुई थी कि उन्होंने कहा कि भाई सारे देशों ने कहा कि आगे से कभी लड़ाई ना हो, और कभी कोई लड़ाई होती है तो उसको एक स्टेज पे संभाल लिया जाए, उसको सॉल्व कर लिया जाए, और उसको सॉल्व करने के लिए एक लीग बनाई जाए जिसमें कुछ देश जो पार्टिसिपेट करेंगे और वो एक दूसरे के लिए कुछ टर्म्स दी जाएंगी, उनके ऊपर वर्क करेंगे। ठीक,
तो लीग ऑफ नेशन बेसिकली ये था कि जो जो उसके मेंबर होंगे उनको लीग की बात माननी पड़ेगी। जैसे आज की डेट में यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशन में जितने भी देश हैं, तो अगर यूनाइटेड नेशन कोई बात कहता है तो जितने भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के, वो देश यूनाइटेड नेशन की बात मानते हैं। तो इसी तरीके से यूनाइटेड उस टाइम लीग ऑफ नेशन बनी थी। तो इसका एम क्या था और ऑब्जेक्टिव क्या था कि कोई सी भी सीक्रेटली ट्रीटी या अलायंस नहीं बनाया जाएगा। जितने भी मेंबर हैं उनको वो बहुत बड़ी आर्मी नहीं बनाएंगे, ना ही बहुत बड़ी वॉरशिप्स, डिस्ट्रक्टिव आर्मामेंट्स नहीं रखेंगे, एक दूसरे की आज़ादी का ख्याल रखेंगे। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो लीग ऑफ नेशंस के पास लेकर जाएंगे जिससे पीसफुल सेटलमेंट हो पाए। मेंबर स्टेट्स वर टू टेक नेसेसरी एक्शन एज डायरेक्टेड बाय द लीग ऑफ नेशंस। और अगर कोई सा भी लीग ऑफ नेशंस द्वारा कहा जाता है कोई एक्शन लेने के लिए तो मेंबर स्टेट वो लेंगे, जिससे कि कोई सी भी स्टेट डिस्टर्ब जो कर रही है देश को डिस्टर्ब ना करे और पीस और ऑर्डर बना रहे। लीग ऑफ नेशन जो है वो प्रमोट करे कल्चर, सोशल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को। इसके अलावा जर्मन एंड सोवियत यूनियन यानी रशिया और एशिया के जो पार्ट थे बाकी, उनको कोई काफ़ी टाइम तक अलाउ नहीं करा गया इसका पार्ट बनने के लिए। पर इंडिया जो कि उस टाइम इंडिपेंडेंट भी नहीं था, लीग ऑफ नेशन का पार्ट बन गया था। यूएस ने देखिए डिसाइड करा नॉट टू ज्वाइन, यानी यूएस के जो प्रेसिडेंट थे उनके कहने पर, उनके 14 पॉइंट्स कहने पर ये बना था, फिर भी यूएस ने वो ज्वाइन नहीं करा। मेरा ये मानना है कि यूएस यूरोप के बाकी कंट्रीज़ के झगड़े में नहीं पड़ना चाह रहा था, तो शायद इस वजह से ज्वाइन नहीं करा होगा। इसके अलावा फिर राइज ऑफ डिक्टेटरशिप इन इटली एंड जर्मनी लेड टू द वीकनिंग ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। बाद में जो डिक्टेटरशिप इटली में बेनिटो मुसलिनी की और जर्मनी में हिटलर की स्टार्ट हुई थी, उसके लीग ऑफ नेशन वो कमज़ोर होता गया और इसी वजह से जो लीग ऑफ नेशन के पीस मेंटेन करने के जो मेन ऑब्जेक्ट थे वो फेल होने लगे। लीग केम टू एन एंड एज हिटलर कमिटेड एग्रेशन ऑन पोलैंड। और जो लीग ऑफ नेशन था उसका खात्मा हो गया कब, जब हिटलर ने पोलैंड के ऊपर एग्रेशन स्टार्ट करा, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड का स्टार्टिंग थी। और वर्ल्ड वॉर सेकंड कब तक चली थी, 1939 से 45 तक। तो यहाँ तक आपकी लीग जो आपके वर्ल्ड वॉर 1 कंप्लीट होती है। इसके आगे हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। तो राइज ऑफ डिक्टेटरशिप क्या है? डेमोक्रेसी जो थी वो पूरे देश दुनिया में छाने लगी थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, बट काफ़ी लंबे समय तक वो नहीं रही, क्योंकि काफ़ी जगह पर ये माना जाने लगा कि डिक्टेटरशिप ही ज़्यादा बेटर रहेगी। रशिया, इटली, जर्मनी और स्पेन जैसे देशों के लिए तो वहाँ पर डिक्टेटरशिप वापस स्टार्ट हो गई थी। और काफ़ी सारे देशों ने लीग ऑफ नेशंस के साथ काम करने के लिए मना कर दिया था, वो सिर्फ और सिर्फ अपने टर्म्स पे काम करना चाह रहे थे। मोटो क्या था जर्मनी जैसे देशों का? एवरीथिंग फॉर द स्टेट, एवरीथिंग विद इन द स्टेट एंड नथिंग आउटसाइड द स्टेट। यानी कि हर चीज़ अपने देश के लिए, अपने देश में ही, और अपने देश के बाहर कुछ नहीं, ये उनका वो था। तो इन्हीं कुछ चीज़ों के जिससे फासिज्म स्टार्ट होता है। फासिज्म का मतलब क्या हुआ? आपने कभी सुना होगा कि भाई लेफ़्ट विंग की गवर्नमेंट है, ये राइट विंग की गवर्नमेंट है। तो मान लीजिए अगर ये मिड पॉइंट है तो कहते हैं वो लेफ़्ट विंग वाले हैं, वो राइट विंग वाले हैं। इस तरीके से आपने कभी कौन न्यूज़ में चर्चा सुनी होगी। तो लेफ़्ट विंग और राइट विंग बेसिकली है क्या? जो राइट विंग में एक्सट्रीम राइट है उसे फासिज्म कहते हैं। बेसिकली राइट विंग का एक्सट्रीम राइट को आपको क्या कहेंगे? फासिज्म। ठीक, तो इस तरफ आ जाता है कम्युनलिज्म। जो गवर्नमेंट होती है वो लेफ्ट विंग की तरफ चली जाती है। तो अलग अलग गवर्नमेंट के जो पार्ट्स हैं, ये आपका मिड पॉइंट मान लीजिए। लेफ्ट विंग और राइट विंग की राजनीति के हिसाब से जितना जितना आप आगे जाते रहेंगे उस तरीके से गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस तरीके से वर्क करती है, कम्युनल गवर्नमेंट इस तरीके से, डिक्टेटरशिप इस तरीके से। तो ऐसी फासिज्म भी एक तरीका है गवर्नमेंट का। तो फासिज्म बेसिकली है क्या, उसमें आपको थोड़ा इजीली समझने आ जाएगा। फासिज्म जो एक वर्ड है फासियो से लिया गया है, जो कि एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब यूनियन और लीग। फास और इसके अलावा एक रोमन सिंबल होता है फासिस, जो कि बंडल ऑफ स्टिक्स है और जिसमें एक्स लगी हुई है, जिससे वो दिखाता है कि एक अथॉरिटी रोमन ऑफिशियल्स की जो गलत काम करने वालों को सज़ा देते हैं। तो ये उसका एक सिंबल भी है। तो यहाँ से भी ये वर्ड आया है।
तो फासिज्म का मतलब क्या है कि फार राइट यानी कि एक्सट्रीम राइट वाले जो गवर्नमेंट है, एक्सट्रीम राइट का मतलब ये आपको समझ आ जाएगा। एक्सट्रीम राइट गवर्नमेंट वो हो गई जो अथॉरिटेरियन अल्ट्रा नेशनलिज्म यानी कि वो देश के लिए एक्सट्रीम नेशनलिज्म की तरीके से काम करती है, यानी कि देश के बारे में और हल्का सा किसी ने भी कुछ गलत बोल दिया भूल चूक से भी तो वो देशद्रोही हो जाएगा, इस तरीके की बात होती है। तो वो एक्सट्रीम नेशनलिस्ट वाली बात हो जाएगी। ऑथोरिटेरियन यानी एक सेंट्रल पावर बनाई जाएगी, उसके अंदर ही सारा काम होगा। तो इसमें बेसिकली डिक्टेटोरियल पावर्स हैं, तो फोर्सबली सप्रेशन ऑफ अपोजिशन, और जो भी इनके खिलाफ बोलने की कोशिश करेगा उसको दबा दिया जाएगा, सप्रेस कर दिया जाएगा। एज वेल एज स्ट्रॉन्ग रेजिमेंटेशन ऑफ सोसाइटी एंड फॉर द इकोनॉमी। तो ये सब जो है वो फासिज्म की एक डेफिनेशन है। कॉजेज ऑफ राइज ऑफ फासिज्म, अब राइज फासिज्म कैसे हुआ इटली में, इटली के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं। उसका सबसे मेन पॉइंट था जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई थी उसमें कुछ चीज़ें इटली को अच्छी नहीं लगी थी। वो क्यों और वो क्या चीज़ें थी? इटली ने अलाइस को ज्वाइन करा था वर्ल्ड वॉर 1 में, जिससे कि वो कुछ टर्की की टेरिटरीज और जर्मन की टेरिटरीज को गेन कर पाए। बट उसे मिला क्या? सिर्फ और सिर्फ साउथ टेरोल एंड टेरेंटो कोस्टल रीजन ऑफ डैल्मेशिया ओनली। यानी कि ये कौन कौन से रीजन है? ये टेरेंटिनो एंड साउथ टेरोल ये रीजन है। ये आपका रहा इटली, और ये थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाया गया, ये एरिया मिला था। और इसके अलावा ये आपका इटली है, और ये जो एरिया था ये डैल्मेशिया रीजन, कोस्टल डैल्मेशिया रीजन, इस पे उसको हक मिला था इटली को। और इटली चाहता क्या था? उसे जर्मनी और टर्की का एरिया मिले, पर उसको मिला ये था, तो इससे इटली खुश नहीं था। इसके अलावा इकोनॉमिक क्राइसिस, जब ये लड़ाई हुई थी तो उसमें इटली को भी काफ़ी ज़्यादा पैसे और लाइफ की बर्बादी, प्रॉपर्टी बर्बादी हुई थी। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ट्रेड कॉमर्स बिल्कुल ख़राब हो गया था, शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स, फूड की काफ़ी शॉर्टेज हो गई थी। इसके अलावा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, 1919 में जब डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करी गई थी तो जब इलेक्शन हुए तो किसी को भी मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं मिली। 1919 से लेकर 22 तक 6 बार कोलिशन गवर्नमेंट यानी मिलीजुली सरकार इन द सेंस कि सेंट्रल में कोई भी पावर में आ नहीं पा रहा है। तो मान लीजिए अगर 50 सीटें चाहिए थी गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो 10 किसी पे हैं, 25 किसी पे हैं, 15 किसी पे हैं, इन लोगों ने मिल के गवर्नमेंट बनाई, तो इसे कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक, तो ये चल रहा था। अब कोलिशन गवर्नमेंट की होने की वजह से कोई सी भी पॉलिसी जो थी, बार बार गवर्नमेंट गिर रही थी, वो एक दूसरे की बात नहीं मान रहे थे, कोलिशन गवर्नमेंट से इसे वर्क नहीं कर पा रही थी, पॉलिसी जो थी वो कंटिन्यू नहीं चल पा रही थी, स्ट्राइक्स होने लगी, रॉइट्स होने लगे जो कि 1921 से 22 में हुए थे। तो ये इनस्टेबिलिटी चल रही थी काफ़ी। इस सभी सिचुएशन यूज्ड बाय बेनिटो मुसोलिनी, और ये जितनी सिचुएशन थी इसका फ़ायदा उठाया बेनिटो मुसोलिनी ने। और मुसोलिनी ने कहा कि मैं देश को एक स्थिर और एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट दूंगा। क्लास कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़ी वजह थी। क्लास कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये क्या था कि वर्ल्ड वॉर 1 में जब जितने भी पावर थी वो एरिस्टोक्रेट्स यानी कि जो अमीर लोग हैं, जो एक प्रिविलेज्ड लोग हैं पॉलिटिकली भी, पैसों से भी, उनके हाथ में रियल पावर थी। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर डेमोक्रेसी होगी तो जो आम आदमी उसके हाथ में पावर जा सकती है। तो एरिस्टोक्रेट्स ने साथ दिया कि नहीं, डेमोक्रेसी नहीं आ पाए किसी भी तरीके से, तो खिलाफ थे डेमोक्रेसी के। तो इस वजह से डिक्टेटरशिप आई। थ्रेट ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनलिज्म, तो क्या हुआ था कि जो एनार्किस्ट लोग वो होते हैं जो मानते हैं कि फ्री सोसाइटी हो, जो ज़्यादा अथॉरिटी ना हो। कम्युनिस्ट कि मतलब एक रिलीजन को लेकर चलने वाले और उसी रिलीजन के तौर पर ही सारी चीज़ें चलनी होनी चाहिए वो। और सोशल डेमोक्रेट्स जो सोसाइटी में सबको एक समान के चलना चाहते हैं और सबको बराबर हिस्सेदारी देना चाहते हैं। उन्होंने जो थी वो फासिज्म की क्रिएशन को राइज कर दिया था, उन कंडीशंस को राइज कर दिया था। क्यों? क्योंकि इंस्पायर्ड बाय रशियन रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन हमने देखा जिसकी वजह से रशिया वॉर से विड्रॉ करा था। कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस द एटमॉस्फेयर ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज़, तो कम्युनिस्ट थे, उन्होंने रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ दिया और कहा कि पीजेंट से कहा कि भाई अपने लैंडलॉर्ड से लैंड वापस ले लो, स्ट्राइक्स करो। तो कम्युनिस्ट चाहते थे कि ओवरथ्रो कर दें वो गवर्नमेंट को।
तो जब ये सब चीज़ें देखी जा रही थी और आमद पावर आती जा रही थी, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनके पास ज़्यादा पैसा आता था, उन्होंने ये सोचा कि हमें इन सबको रोकने के लिए हम फाइनेंशियल सपोर्ट किसको देंगे, फासिज्म वाले लोग, फासिज्म जो कि बेनिटो मुसोलिनी वाले लोग थे। तो इस वजह से भी इंडस्ट्रियलिस्ट को ने जो था साथ दिया फासिज्म का। फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशन काफ़ी वीक रहा और फेल हो गया अपने सारे पॉइंट्स को अचीव करने के लिए। लीडरशिप प्रोवाइडेड बाय मुसोलिनी इन स्पीचेस प्रेज दे, मुसोलिनी की जो लीडरशिप थी बहुत कमाल की थी। अपनी स्पीचेस में उन्होंने पास्ट ग्लोरी ऑफ इटली को काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ करा और काफ़ी सारे लोगों का जो फेथ थी वो जीता, और ख़ुद को ड्यूस कहलाए वो, उसको उनको ड्यूस कहते थे, ड्यूस का मतलब लीडर। एम ऑफ फासिज्म, फासिज्म का बेसिकली एम क्या था, बेसिकली कहा जाता है कि फासिज्म जो है वो एंटी डेमोक्रेसी है, और फासिस्ट इन इटली बिलीव दैट डेमोक्रेसी वॉज नॉट सुटेबल फॉर देयर कंट्री बिकॉज इट सपोजली वाइडन द गल्फ बिटवीन द रिच एंड द पुअर। तो फासिस्ट का मानना ये था कि डेमोक्रेसी की वजह से भेदभाव बढ़ जाएंगे और इसकी वजह से पुअर और रिच के बीच में डिफरेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, तो डेमोक्रेसी नहीं आनी चाहिए। वन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी एंड वन सुप्रीम लीडर, फासिस्ट का ये भी मानना था कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए और एक ही सुप्रीम लीडर होना चाहिए। इट वॉज वाइडली प्रोपगेटेड, फासिस्ट बिलीव दैट अ कंट्री कुड प्रोग्रेस ओनली अंडर वन लीडर, और ये भी फासिस्ट ने एक प्रोपेगेंडा चलाया, लोगों को ये बिलीव करवाने की कोशिश करी कि एक लीडर के अंडर में ही कंट्री ग्रो कर सकती है। सो इसी की वजह से जो आर्ग्यूमेंट था डिक्टेटरशिप में, वो ये हुआ कि वो डिक्टेटरशिप ही बेस्ट गवर्नमेंट रहेगी, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी होगी तो डेमोक्रेसी में काफ़ी सारे लीडर्स हो जाएंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा देश, तो एक लीडर की ज़रूरत है, तो डिक्टेटरशिप ज़्यादा बेटर रहेगी। फासिस्ट फेवर इक्वल कंट्रोल ओवर ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, फासिस्ट ने कहा कि इक्वल कंट्रोल होना चाहिए सारी सोसाइटी के ऊपर। उनको ये समझते थे कि सारा कंट्रोल कैपिटलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, लेबर्स, लैंडलॉर्ड्स, पीजेंट, इन सब के ऊपर उनका कंट्रोल होना चाहिए। एक एक्सट्रीम स्ट्रेस ऑन नेशनलिज्म, फासिस्ट ने ये कहा कि नेशनलिज्म के ऊपर यानी देश से जुड़ी भावनाओं के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे उन्होंने स्ट्रेस डाला, वो डेवलप करी। कंसिडर दैट इट वाज मोर इम्पॉर्टेंट दैट इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन, और ये कहा कि जो देश से रिलेटेड भावनाएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडिविजुअल इंटेंशन से रिलेटेड। तो फासिस्ट की कुछ बातें अच्छी थी, कुछ बातें ख़राब थी, लेकिन कहते हैं ना कोई सी भी चीज़ एक्सट्रीम होना तो गलत ही हो जाता है। तो नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो जाए तो आपको अंधा कर देती है वो। क्यों? क्योंकि आप फिर दूसरे नेशंस को कुछ बिल्कुल ख़राब समझने स्टार्ट कर देते हैं। तो नेशनलिज्म, आप अपने ऊपर प्राइड रखें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे को अगर दूसरे के ऊपर प्राइड है तो उसको रखने दें। दूसरी कंट्री के इंसान को दूसरे ऊपर प्राइड होगा, जाहिर सी बात है। तो एक्सट्रीम फीलिंग ये ठीक नहीं थी। फासिस्ट बिलीव दैट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट मस्ट गेट प्रेसिडेंस ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, तो उन्होंने कहा कि भाई जो देश का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा ऊंचा माना जाएगा इंडिविजुअल फ़ायदे के ऊपर से, और इंडिविजुअल गेट्स ऑल राइट फ्रॉम द स्टेट एंड बिकॉज एन इंडिविजुअल गेट्स ऑल राइट फ्रॉम द स्टेट्स। रिगार्डेड क्वालिटी और क्वांटिटी, उन्होंने कहा कि क्वालिटी ज़्यादा बेटर है क्वांटिटी के ऊपर। इसी वजह से डेमोक्रेसी के ऊपर मैनी व्यूज़ और लीडर्स की वजह से ऑटोमेटिकली वो अपोज करने लगे। फेवर्ड एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, उन्होंने कहा कि फॉरेन पॉलिसी को लेकर हमें काफ़ी एग्रेसिव होना पड़ेगा। फासिज्म इन इटली, इसका बैकग्राउंड क्या है? इटली जो था पहले रीयूनाइट करा गया था अंडर विक्टर एम्यूलर III द्वारा, जो कि 1960 से 70 तक में उस टाइम के किंग है विक्टर एम्यूलर, इनको एम्परर हैं यहाँ के। इन्होंने इटली को यूनाइट करा था और वर्ल्ड वॉर 1 में इन्हीं का ही रूल चल रहा था, पर ये एक वीक रूलर साबित हुए। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि इंडस्ट्रीज़ जब ग्रो करने का टाइम था तब ये पीछे रह गए थे, और कॉलोनीज़ के पोजीशन में भी ये पीछे रह गए थे। बट इटालियंस जो थे अपनी हिस्ट्री पर, अपनी पास्ट ग्लोरी पर प्राउड करते थे काफ़ी। तो मुसोलिनी देखिए, ये हिटलर है, ये जर्मनी में के थे डिक्टेटर, ये बेनिटो मुसोलिनी है, ये डिक्टेटर रहे थे आपके इटली के। तो ये कैसे बने राइज मुसोलिनी, कैसे आगे बढ़े, इसके ऊपर देखिए। स्टार्टेड ए सोशलिस्ट बट बिकम एंटी,
ये इन्होंने एज अ सोशलिस्ट वर्क करना स्टार्ट करा था मुसलिनी ने, बट ये एंटी सोशलिस्ट हो गए थे। क्यों? क्योंकि पहले इन्हें लगा था कि सोशलिस्ट लोग से पैसा लिया जा सकता है और बिल्डअप करी जा सकती है अपने एम्पायर और देश की गवर्नमेंट में कब्जा कर सकता हूँ। बट फिर जब इंडस्ट्रीज से इन्हें पैसे मिलने स्टार्ट हो गया था तो इन्होंने सोचा कि अब इंडस्ट्रीज से पैसा मिल रहा है तो मुझे अब डायरेक्टली सोशलिस्ट रहने की ज़रूरत नहीं है, और वो एंटी सोशलिस्ट बन गए। फॉर्म फासियो मीन्स ग्रुप, इन्होंने फासियो बनाया जिसका मतलब ग्रुप होता है। फासियो क्या करता था? वायलेंट एक्टिविटी करता था सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के ऊपर। वॉलंटियर बिलीव्ड ऑन वायलेंस, इनके वायलेंस के ऊपर, हिंसा के ऊपर ध्यान देते थे। इन्होंने फैक्ट्रीज के ऊपर कब्जा करा, म्यूनिसिपैलिटीज़, पुलिस स्टेशन, इन सब के ऊपर कब्जा करा। लेटर ऑर्गेनाइज दैम इनटू फासिस्ट पार्टी, और बाद में इन सभी वॉलंटियर्स को मिला के बना दिया कि एक फासिस्ट पार्टी। कॉन्फ्रेंस ऑफ दिस पार्टी अटेंडेड बाय 40,000 आर्म्ड वॉलंटियर्स, जब इसकी कॉन्फ्रेंस हुई इस पार्टी की तो उसमें 40,000 आर्म्ड जिनके पास हथियार थे वो उन वॉलंटियर्स आए एट नेपल्स इन अक्टूबर 1922। अब जब ये हुआ था तो यहाँ पर इन्होंने अनाउंस करा कि भाई दैट अगर इनकी कुछ डिमांड्स फुलफिल नहीं होगी तो ये रोम के ऊपर अपने वॉलंटियर्स के साथ चढ़ाई कर देंगे। रोम, देखिए रोम एक बड़ा एरिया जिसके अंदर इटली, वेटिकन सिटी, सेंट एक जगह और है, वो सब एरिया मिला के रोम कहलाता है और इटली रोम का एक पार्ट है। तो उन्होंने कहा कि भाई रोम की गवर्नमेंट के ऊपर ये चढ़ाई कर देंगे। तो एम्परर वेक्टर जो थे रोम के एम्परर थे, तो इन्होंने कहा कि भाई हम अपने वॉलंटियर्स को लेकर गवर्नमेंट के ऊपर धावा मोल देंगे तो हमारी अगर कुछ डिमांड्स नहीं मानी गई। इनकी डिमांड्स क्या थी कि 5 फासिस्ट पार्टी के मेंबर्स को कैबिनेट में इंक्लूड करा जाए, एक न्यू इलेक्शन अनाउंस करे जाएं, गवर्नमेंट को इनकी फॉरेन पॉलिसीज़ माननी चाहिए फासिस्ट पार्टी की, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आने चाहिए। इटालियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया इन डिमांड्स को लेके और इन्होंने मार्च कर दी रोम पे अक्टूबर 1922 में। गवर्नमेंट ने कोई सा भी ऐसा साइन नहीं दिखाया रेजिस्टेंस का, यानी कि इनको रोकने का। इवन वेक्टर जो एम्परर थे उन्होंने इनवाइट करा और गवर्नमेंट बनाने की बात कही और फिर उन्होंने मिलकर एक गवर्नमेंट बनाई। इन्होंने जहाँ पर भी हम ही की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम मुसलिनी की बात करेंगे, ठीक है। तो मुसलिनी ने फासिस्ट पार्टी के जो कुछ लोगों को प्रीफेक्ट्स ऑफ इन प्रोविंस बनाए, जैसे कि मान लीजिए इंडिया में चीफ मिनिस्टर होते हैं वैसे यहाँ पर प्रीफेक्ट्स होते थे। प्रोविंस का मतलब स्टेट होता है। और चीफ ऑफिसर बना दिए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में। ऑर्गेनाइज नेशनल आर्मी विच इंक्लूडेड आर्म्ड यूथ ऑफ द फासिस्ट पार्टी, और नेशनल आर्मी बनाई जिसमें आर्म्ड यूथ बनाए जो थे फासिस्ट पार्टी के, उन्हें रिक्रूट करा गया। विद इन शॉर्ट टाइम, और कुछ ही समय में जो वेक्टर थे वो भले ही किंग थे लेकिन एब्सोल्यूट पावर जो कौन बन गए थे वो मुसलिनी बन चुके थे। मुसलिनी का क्या कहना था कि इटली या तो बढ़े या ख़त्म हो जाए, यानी कि इटली को एक्सपेंड करना चाहिए या फिर वो ख़त्म हो जाए। रीगेन द आइलैंड ऑफ रूट्स, तो इन्होंने फिर आने के बाद जब ये पावर में थे तो उन्होंने आइलैंड ऑफ रूट्स वापस लिया, सिटी ऑफ फ्यूम्स वापस लिया, टर्न अल्बेनिया को प्रोटेक्टोरेट में ऑफ इटली में कन्वर्ट करा, एंटर्ड इनटू कमर्शियल एंड डिप्लोमेटिक ट्रीटीज़ विद फ्रांस एंड रशिया, इनके साथ ये डिप्लोमेटिक ट्रीटीज़ में आए। कैप्चर्ड अब्सीनिया इन 1936, जब ये चीज़ हुई, जब इन्होंने अब्सीनिया को कैप्चर करा तो लीग ऑफ नेशन ने इसके ऊपर ऑब्जेक्ट करा, तो इटली ने इसको लीग ऑफ नेशन को छोड़ दिया। रिलेशन विद फ्रांस एंड इंग्लैंड डिटोरेटेड, यानी इंग्लैंड और फ्रांस के साथ जो इनके रिलेशन ख़राब होने लगे। अब जब ये ख़राब होने लगे इसकी वजह से, कैप्चर की वजह से, तो ये जर्मनी तरफ की झुकाव इनका बढ़ने लगा। एंड ऑफ फासिज्म इन इटली, इनका एंड कब हुआ फासिज्म का? जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इटली जो था वो जर्मनी के साथ था और वो हारा, और जो इन्हीं की पार्टी काउंसिल थी उन्होंने ही इनको एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दिया अप्रैल 1945 में। तो मुसलिनी के एग्जीक्यूशन के बाद, उनको ख़त्म करने के बाद फासिज्म का खात्मा हो गया था। इम्पैक्ट ऑफ फासिज्म क्या थे? शुरू में तो बेनिफिट काफ़ी थे लेकिन लॉन्ग रन में काफ़ी बड़ा डिज़ास्टर था ये। देखिए बेनिफिट क्या क्या रहे थे। इटली बहुत पावरफुल हो गया था, जो करेंसी की वैल्यूएशन गिरती जा रही थी वो गिरने से रुक गई थी। हाइड्रो पावर प्लांट जो थे वो लगाए गए कोल शॉर्टेज को ओवरकम करने के लिए। एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट पे बहुत ध्यान दिया गया। अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे ख़त्म करा जाए इस बात पे ध्यान दिया गया। फैक्ट्रीज़ और मिल्स को नेशनलाइज कर दिया गया जिससे कि वर्कर्स की कंडीशन सुधारी जा सके। रोड, ब्रिजेस, कनाल्स, स्कूल्स, रेलवेज, हॉस्पिटल्स ये बनाए गए। इलिटरेसी को कम करा गया। आर्मी को बढ़ाया गया। मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी कर दी गई। एनहेंस नेवल पावर जो थी हमारी नेवी थी इटली की, उनको बढ़ाया गया जो कि फ्रांस और जर्मनी को कम्पीट करने लगी। इसके अलावा
ट्रीटी ऑफ लेटरन जो हुई वो हुई थी, जो कि पोप के साथ हुई थी। देखिए आपको पता होगा कि पोप क्रिश्चियंस में कैथोलिक लोग होते हैं, प्रोटेस्टेंट्स लोग होते हैं। तो कैथोलिक्स जो होते हैं वो पोप को एक तरीके से मैसेंजर मानते हैं। तो जो पोप जो है बेसिकली वेटिकन सिटी में रहते हैं, जो कि रोम के अंडर में ही आता है। तो वहाँ पर उन्होंने पोप के साथ एक ट्रीटी करी 1929 में। उस ट्रीटी के आधार पे पोप ने एग्री करा कि उनसे सबऑर्डिनेट, उनसे जूनियर पोजीशन पे इटली मुसलिनी को माना जाएगा और इटली गवर्नमेंट को रोम की गवर्नमेंट माना जाएगा। इसके बदले में पोप को क्या दिया गया? पोप को दिया गया पोजीशन ऑफ वेटिकन सिटी, जो वेटिकन ऑन सेंट पीटर्स कैथेड्रल, ये जगह का पोजीशन जो है पोप को दिया गया। फासिस्ट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड रोमन, और इसके अलावा फासिस्ट गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अगर ये वाली ट्रीटी के होने के बाद कि जो रोम है, रोम में रोमन कैथोलिक रिलीजन चला जाएगा और उसी को पूरे देश का रिलीजन माना जाएगा। इसके बाद ये इन्होंने डिक्टेटर बन गए, सारी आर्मी और सारी सिविल पावर्स अपने हैंड में ले ली, सारी पार्टीज़ को बैन कर दिया। ज्यूरी सिस्टम, पहले क्या होता था कि अगर कोई सभी केस सॉल्व नहीं हो रहा है तो 4-5 लोग बैठते थे, उनकी ज्यूरी, उसे ज्यूरी कहते थे, और वो डिसीजन लेते थे। तो उस ज्यूरी को इन्होंने ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के बाद स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए। उस स्पेशल कोर्ट्स में उन ज्यूरी मेंबर्स की जगह फासिस्ट सिविलियन, जो फासिस्ट में बिलीव रखते थे, वो सिविलियंस और मिलिट्री ऑफिसर जो थे वो बैठ के डिसीजन लेने लगे थे, और उनके हाथ में सारी पावर चली गई थी। प्रेस को सेंसर कर दिया गया। ये सेंसर करने का मतलब कि कोई सी गलत खबर जो फासिस्ट पार्टी के या मुस्लिम के खिलाफ है उसको रोक दिया जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच और मीटिंग्स को प्रोहिबिट कर दिया गया। तो ये था मुसलिनी ने जो भी सब कुछ करा था। इसके बाद हम आ जाते हैं नाजी डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। तो जर्मनी में क्या हुआ था? जर्मनी का बैकग्राउंड देख लीजिए। जो डिफीट हुई थी इनकी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, पीपल ने रिवोल्ट करा किंग के खिलाफ, यानी कैसर विलियम सेकेंड, जो कि हॉलैंड भाग गए थे उस वक्त। फिर उसके बाद इलेक्शन हुए। इलेक्शन में न्यू पार्लियामेंट आई, जो कि जनवरी 1919 में वाइमार में पहली बार आई, और उन्होंने वाइमार एक जगह है वहाँ पर जर्मनी में, और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा जो कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था। उसके बाद 1919 से लेकर 33 तक 21 बार जो थे मिनिस्ट्रीज हेडेड बाय 21 चांसलर। जर्मनी में जो चांसलर सी जगह है वो एक तरीके से आप मान के चलिए प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है। तो जो मिनिस्ट्रीज़ थी 21 मिनिस्ट्रीज़ बनाई गई, उसको हेड करा गया 12 चांसलर, यानी 12 बार प्राइम मिनिस्टर जो थे बदले गए थे। क्यों वो बदले गए थे? क्योंकि वहाँ पर ही बार बार कोई मेजॉरिटी पावर नहीं आ रही थी, और बार बार रॉयट्स दंगे हो रहे थे, और एक दूसरे की पावर को सीज़ करने के लिए अटैम्प्ट करे जा रहे थे। तो ये सब चीज़ें चल रही थी 1919 से लेकर 33 तक। हिटलर्स राइज ऑफ पावर, हिटलर का राइज कैसे हुआ था, ये बहुत चौंकाने वाली बात आप लोगों के लिए हो सकती है कि हिस्ट्री, जो हिटलर थे वो ऑस्ट्रेलियन थे बाय बर्थ। हिटलर जर्मन नहीं थे, ऑस्ट्रेलियन थे बाय बर्थ, बट इन्होंने फाइट करी थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, और इनको जो रैंक दे दी गई थी उस टाइम आर्मी में, जो रैंक होती थी वो कॉर्पोरल रैंक थी, वो इनको मिल गई थी। 1990 में इन्होंने एक स्मॉल पॉलिटिकल ग्रुप को ज्वाइन करा जिसका नाम था जर्मन वर्कर पार्टी, बेस्ड इन म्यूनिक एक जगह का नाम है। उसके बाद उसके कुछ ही टाइम बाद जल्द से जल्द ये लीडर बन गए उस पार्टी के, और उन्होंने नाम चेंज कर दिया नेशनलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी, या फिर द नाजी पार्टी उसका नाम रख दिया गया। नाजी पार्टी हैज़ इट्स ओन आर्मी। नाजी के पास खुद की आर्मी थी, और वो 2 ग्रुप में थी। 2 ग्रुप में किस तरीके से? एक थे जो ब्राउन शर्ट्स पहनते थे, जिनका फंक्शन था कि वो जो मेंबर्स हैं नाजी पार्टी के उनको कहीं जाने ना दें, अपनी पार्टी में रखें, और बाकी लोगों की मीटिंग्स को, बाकी पार्टीज़ की मीटिंग को तोड़ें किसी भी तरीके से। और जो दूसरा ग्रुप था वो था ब्लैक शर्ट, जो ब्लैक शर्ट पहनता था वो उनका काम क्या था कि जो अपनी पार्टी के लीडर है, ऐसी हिटलर है तो वो हिटलर की रक्षा करना, तो ये सब था। तो इनका प्लान था कैप्चर करने का थ्रू मार्च टू बर्लिन जो थी राजधानी जर्मनी की, कि बर्लिन में मार्च करेंगे। जैसे कि रोम के लिए कहा था मुसलिनी, वैसे ही हिटलर ने कहा था कि हम बर्लिन पे मार्च करेंगे, राजधानी पे। अब जब ये मार्च करने के लिए जा रहे थे तो इनको अरेस्ट कर लिया गया, इनको जेल भेज दिया गया। लेकिन जेल भेजने के बाद कुछ टाइम में इनको रिलीज़ कर दिया गया, काफ़ी पहले ही इनके टर्म से, और वहीं पर इन्होंने मेन कैंप लिखी। मेन कैंप बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध किताब है जिसका मतलब होता है माई स्ट्रगल, जिसमें इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें एक्सप्रेस करी जो कि बहुत ज़्यादा मॉन्स्टरस आइडियाज़ थे नाजी मूवमेंट के, यानी कि जो इनकी सोच है उसके
काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्ट्रस आइडियाज़ उसमें डिफाइन थे। इसमें ये तक दिया हुआ था किस लोगों को किन सजाओं के बेसिस पे कितनी बुरी तरीके से मारना चाहिए, और जूस के ख़िलाफ़ इसमें बहुत ज़्यादा लिखा हुआ था। तो ये सब जो था मेन कैंप में लिखा हुआ था। 1932 में बहुत बड़ा खौफ होने के बावजूद भी, नाज़ी पार्टी का खौफ बढ़ता जा रहा था, बढ़ने के बावजूद भी इनको मेजॉरिटी नहीं मिल पाई और कोलिशन गवर्नमेंट जो थी इन्हें बनानी पड़ी वॉन पेपेन के साथ। कोलिशन गवर्नमेंट जो कि हेडेड करी जा रही थी वॉन पेपेन द्वारा, बट वो काफ़ी लंबे समय तक नहीं चल पाए। जब नहीं चल पा रहे थे तो प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग जो थे उन्होंने हिटलर को बुलाया और उन्होंने चांसलरशिप के लिए ऑफ़र करा, और हिटलर ने पहली बार फॉर्मली जनवरी 1933 में नाज़ी गवर्नमेंट बना ली। जनरल इलेक्शंस ऑर्डर करे गए। जनरल इलेक्शन ऑर्डर करने के बाद नाज़ी पार्टी डिडंट गॉट मेजॉरिटी। दोबारा नाज़ी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली। जब नहीं मिली तो हिटलर ने इस बात से नाराज़ होकर अपने हाथ में डिक्टेटोरियल पावर्स ले ली, और जब प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग की डेथ हुई तो हिटलर ने अपने आप को प्रेसिडेंट और चांसलर दोनों बना दिया और अपनी को आपको एक डेजिग्नेशन दे दी फ्यूरर की। फ्यूरर मतलब द लीडर, और पूरी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन उसे हटा दिया और अपने आप को डिक्टेटर ऑफ जर्मनी घोषित कर दिया। हिटलर का फॉल कब हुआ? जब वर्ल्ड वॉर सेकंड में हिटलर जर्मनी हारी और एलाइड पावर्स की जीत हुई, और हिटलर ने फिर सुसाइड कमिट कर ली थी 1945 में। अच्छा, कॉजेज़ क्या थे नाज़िज़्म के बढ़ने के? वो मेन कॉजेज़ ये थे कि ह्यूमिलेटिंग ट्रीटीज़ ऑफ वर्साइल्स, जो वर्साइल्स में जो ट्रीटी थी, जिससे कि भाई भले ही आप $300 बिलियन का वो ले लीजिए, कंपनसेशन ले लीजिए, जितना भी अभी ऊपर आपने पढ़ा है वो ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी। उसकी वजह से हिटलर के सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा ब्रोक हुए थे, और उन्होंने पूरी तरीके से सबके सामने जर्मन्स को एनकरेज करना शुरू कर दिया था कि ये ट्रीटी जो एक वेस्ट पेपर्स की तरह है, और हमें जर्मनी को दोबारा बढ़ाना है और अपनी कॉलोनीज जो हमारी लूज़ हुई हैं उनको रिकैप्चर करना है। ग्रोइंग फियर ऑफ कम्युनलिज्म बढ़ता जा रहा था। कम्युनलिज्म जो कि रशियन रेवोल्यूशन की वजह से बढ़ रहा था, तो कम्युनिस्ट गेंड सीट्स इन रिश्तैक, जैसे कि इंडिया में आप लोकसभा होती है वैसी ये वो मान के चलिए कि जो जर्मनी की लोकसभा होती है रिश्तैक कहा जाता है उसे, तो वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसको कुछ सीट्स मिली। तो हिटलर ने लोगों को वार्न करा कि कम्युनिस्ट अगर आगे बढ़ते चले जाएंगे तो कुछ टाइम बाद वो जर्मनी को सर्वेंट बना देंगे और रशिया के तलुए चाटेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने बात कही और लोगों को कम्युनिस्ट के खिलाफ़ करना स्टार्ट करा। और हिटलर ने एक बात और कही कि वही खुद में एक व्यक्ति हैं जो सबको कंट्रोल करा सकते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस जो हुए थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इवन जून 1931 तक जो डेट था वो फार्मर्स पे लगभग $300 मिलियन तक बढ़ चुका था। तो हिटलर ने प्रॉमिस करा कि उन सबको कंडोन यानी कि डेट को ख़त्म कर देंगे, और पावर में आते हैं तो ये डेट यानी जितना भी आपने लोन वोन लिया है फार्मर्स ने, ये सब वो ख़त्म कर देंगे। रीसर्जेंस ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, यानी कि उन्होंने कहा कि भाई मिलिटेंट नेशनलिज्म हमें बढ़ाना पड़ेगा। जर्मनी ने कहा कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो हमें सूट नहीं करेगी, और हमें अपनी आज़ादी के लिए और अपने फ्रीडम के लिए अपना एक नया लीडर चाहिए, और हमें अपनी आर्मी को, मिलिट्री को रीयूनाइट करके उसको स्ट्रांगली खड़ा करना पड़ेगा, जिससे कि जर्मनी को उसकी ग्लोरी मिल पाए और वो पूरी तरीके से जो कम्युनिज्म बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर भी चेक कर पाए। और ये सारी चीज़ें हिटलर द्वारा प्रॉमिस करी गई। एंटीसेमिटिक प्रोपेगेंडा का मतलब हो गया यहूदी, जो जूस लोग होते हैं उनके खिलाफ यहूदी विरोधी भावनाएं बढ़ाई गई। असल में हिटलर का ये मानना था कि जो जूस होते हैं वो ट्रेटर्स हैं, जूस जो हैं वो धोखेबाज हैं, वो ट्रेटर्स हैं, और उन्होंने जूस ने जो है वो एलाइज करा था पिछली वर्ल्ड वॉर में एलाइज करा था, और ये उन्होंने देश के खिलाफ काम कर रहा था। तो इस वजह से जूस को ख़त्म कर देना चाहिए, जर्मनी से भगा देना चाहिए, और सिर्फ जर्मनी में जर्मन लोगों का ही कब्ज़ा होना चाहिए। इवन उस टाइम जो जूस थे, बेसिकली जो जूस थे वहाँ काफ़ी रिच और इन्फ्लुएंशियल पीपल्स थे, और जर्मनी काफ़ी बड़े लेवल पे इकोनॉमी उन्हीं के हाथ में थी। तो कॉमन लोग जो कि बहुत बड़े लॉसेस में चल रहे थे वो इस चीज़ से खुश हो गए थे कि जो हमारे बड़े हैं, जो जूस ऊपर बैठे हुए, उनके पास जो पैसा है और उनको हटाया जाएगा तो वो पैसा हमें डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो ये एक भावना भी थी जो उनके दिल पे छा रही थी। तो वो हिटलर की बातों से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होने लगे, और जूस के खिलाफ पूरा जर्मनी कन्वर्ट होने लगा।
एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, इसके अलावा कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी नहीं था हिटलर का जो हिटलर का मुकाबला कर पाए। इवन जो कुछ हिटलर के जो अपोजिशन में बोलते भी थे उन लोगों को काफ़ी बुरी तरीके से हार्श ट्रीटमेंट दिया जाता था और कुछ कुछ जगहों पे तो उनको एग्जीक्यूट भी कर दिया जाता था। इसके अलावा जो वॉलंटियर कॉर्प्स जो हिटलर की आर्मी में जो पार्टी थी उसकी में जो आर्मी काम करती थी, जिसे आपने ऊपर अभी पढ़ा ब्राउन शर्ट्स में जो वर्क करते थे, ब्लैक शर्ट्स में, वो लोग थे जिन्हें वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने के बाद अनएम्प्लॉयड हो गए थे। तो हिटलर ने उन सबको रिक्रूट करके उन्हें एम्प्लॉयमेंट दिया था। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी थी, कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी थे हिटलर के पास सारी क्वालिटी एक पॉपुलर लीडर होने की। ये बहुत क्लेवर यानी श्रूड पर्सन थे, ब्रेव सोल्जर रह चुके थे। इंसान की लोगों की भावना को मोल्ड करना, बदलना, स्पीचेस अच्छी देना, ग्रेट ओरेटर, और लोगों को अपनी बातों से उलझा लेना, उनको हिप्नोटाइज कर लेना, लोगों के इमोशंस और सेंटिमेंट्स के साथ खेलना, ये बहुत अच्छी तरीके से आता था। उन्होंने ये तक बताया कि दैट ही टोल्ड दैट द जर्मन दे वुड वांटेड टू हियर, उन्होंने वो बातें जर्मनी लोगों से कही जो वो सुनना चाहते थे, जैसे कि बिट्रेल ऑफ जर्मन बाय ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, यानी जर्मनी के लोग वो अंदर ही अंदर फील करते थे कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जर्मनी के साथ गलत चीज़ हुई है। और ज्यूइश कम्युनिस्ट जो प्लॉट है कॉन्कर द वर्ल्ड, यानी कि जो वहाँ के लोग मन ही मन में सोचते थे कि ज्यूइश जो है वो कम्युनिस्ट हैं और वो क्या नाम है पूरी दुनिया को कब्जा करना चाहते हैं, तो ये चीज़ जो सुनना चाहते तो ये हिटलर ने उनसे बोली, तो वो हिटलर की तरफ प्रभावित होते चले गए। एम्स ऑफ नाजिज्म, एम्स क्या थे नाजिम्स के, जो कि मेन कैफ में पूरी तरीके से एक्सप्लेन थे, वो ये थे टू एक्सटाल्ट नेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा सुपीरियर लेवल पे लेकर जाया जाए। इसके अलावा एडवोकेट द रूल बाय द ग्रेट लीडर फ्रॉम अ सिंगल पार्टी, यानी एक लीडर के द्वारा रूल होना चाहिए और वो सिंगल पार्टी होना चाहिए। डिस्पाइट इंटरनेशनलिज्म, यानी इंटरनेशनलिज्म को आप छोड़िए, इंटरनेशनल चीज़ों को छोड़ के आप पीस को छोड़िए और डेमोक्रेसी को छोड़िए, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। आप फोर्स और ब्रूटली ही अपनी चीज़ें ले सकते हैं। वॉर्स को करके ही, वॉर में आप जाके ही अपने जो एरिया उसे रिगेन कर सकते हैं। और रेशियल सुप्रीमेसी, यानी कि आप जर्मन्स हैं और जर्मन सबसे ज़्यादा ऊँचे हैं और आप जूस को हेट करते हैं, ये सब बातें जो थी नाजिम्स की थी। इम्पैक्ट ऑफ नाजिम्स क्या था? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टोटलिटेरियन स्टेट, नाजिम्स का इम्पैक्ट क्या हुआ कि टोटलिटेरियन स्टेट यानी कि एक वो स्टेट बनी जिसमें पूरी तरीके से जो कब्ज़ा था वो नाजी लोगों का बन चुका था। उनकी कोई भी फेथ नहीं थी पार्लियामेंट पे और पूरी तरीके से अपने अपोजिशन के लोगों को ख़त्म कर देने वाले जितनी भी सारी पावर थी वो उनके हाथ में रहेगी। फेडरल गवर्नमेंट जैसे कि इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट होती है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और ये इसे कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ एक ही गवर्नमेंट, वही स्टेट चलाएगी, वही सेंट्रल चलाएगी। तो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट जो इंडिया में चल रही है इस टाइम, उस तरीके गवर्नमेंट को हटा के सिर्फ और सिर्फ एक यूनिटरी गवर्नमेंट की बात कही, वो करा यहाँ पर। बिकम हिमसेल्फ द गवर्नर ऑफ प्रूशिया एक नेबरिंग कंट्री थी, उसके वो गवर्नर बन गए खुद ही उसके ऊपर कब्जा के। और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर डिसॉल्व्ड इन 1934, और जो भी जैसे प्रोविंस यानी स्टेट्स में जो गवर्नमेंट थी उसको डिसॉल्व कर दिया 1934 में। वेरियस पार्टीज़ अबलिश, काफ़ी सारी पार्टीज़ को ख़त्म कर दिया, बैन कर दिया, प्रेस पे बैन कर दिया, पब्लिक स्पीचेस और राइटिंग आर्टिकल्स पे बैन कर दिया। एनी मेंबर ऑफ नाजी पार्टी हु चैलेंज, और नाजी पार्टी के किसी मेंबर ने हिटलर की अथॉरिटी पे अगर उंगली उठाई तो उसको सीक्रेट पुलिस, जिसे गेस्टापो कहा जाता था, जो अभी आपसे ऊपर मैंने कहा था, वो उनकी एक्टिविटीज़ पे चेक करते थे और अगर डिसलॉयल वो पाएगा तो उन्हें अरेस्ट या फिर एग्जीक्यूट कर देते थे। एग्जीक्यूट यानी मार देते थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसके अलावा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चलाए गए जिसमें 5 ईयर प्लान्स थे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी लेवल पे, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे हटाया जाए और देश को सेल्फ सफिशिएंट यानी अपने पास ही उनके पास रॉ मटेरियल हो, अपने ही वो वर्क करें, सेल्फ सफिशिएंट कैसे बनाया जाए। फैक्ट्री सेटअप टू प्रोवाइड वर्क, फैक्ट्री सेटअप करनी वर्क प्रोवाइड करने के लिए। इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। फूड कॉरपोरेशन सेट करी गई जिसका बेसिक वर्क था कि वो प्रोडक्शन, प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को देखे फूड्स के इंसेंटिव्स वर्कर के बढ़ाए गए। ट्रेड बैलेंस यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इसी हिसाब से हो कि कर्जा ना चढ़े देश पे, उसे ट्रेड बैलेंस कहते हैं। तो ट्रेड बैलेंस कैसे क्रिएट करा जाए कि कितनी मात्रा में एक्सपोर्ट होना चाहिए, कितनी मात्रा में इंपोर्ट होना चाहिए। हैवी आर्मामेंट्स यानी कि आर्म्स जो थे वो बनाए गए, एरोप्लेन्स बनाए गए, शिप्स बनाई गई बड़े लेवल पे।
पब्लिक वर्क करे गए, गवर्नमेंट ऑफिस खोले गए, स्टेडियम, हाउसिंग डेवलपमेंट करे गए, ट्रेड यूनियंस को ख़त्म कर दिया गया और उन सारे ही वर्कर्स को किसी एक हार्श चीफ नाजी लीडर के अंडर डाल दिया गया। हिटलर फ्रीड जर्मनी फ्रॉम द इकोनॉमिक क्राइसिस एंड अनएम्प्लॉयमेंट। हिटलर ने बहुत बड़ा काम करा था कि इकोनॉमिक क्राइसिस और अनएम्प्लॉयमेंट से जर्मनी को बाहर निकाला था। इसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लगभग डबल कर दिया था एंड फॉरेन ट्रेड अपना बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया था। मिलिट्रीज एंड कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग। भाई हिटलर ने कहा कि देश को सबसे ज़्यादा उसकी जो ग्रेटनेस है वो तब मिलती है जब वो दूसरे देशों को वॉर्स में हराए। इस वजह से मिलिट्री पावर बहुत बढ़नी चाहिए और सबके लिए कंपल्सरी ट्रेनिंग होनी चाहिए और वापस अपने पास आर्म्स इकट्ठे करना स्टार्ट करे, जो कि वायलेशन था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के लिए। और इसकी वजह से जब ये रीआर्ममेंट स्टार्ट करा तो इसकी वजह से जो बाकी सोल्जर्स है वो पहले लड़े थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, उन्हें जो ह्यूमिलेटेड फील हुआ था ट्रीटी से, वो खुश हुए इस बात से कि हम रीआर्ममेंट्स कर रहे हैं। रेपुडिएटेड यानी रिजेक्टेड पीस ट्रीटी, और पीस ट्रीटी को ठुकराने वाले थे। ऑल्सो रिफ्यूज टू पे कंपनसेशन एज पर ट्रीटी, और कंपनसेशन जो ट्रीटी के द्वारा कही गई थी कि आप इतने $1 बिलियन देंगे, उसके लिए मना कर दिया इन्होंने। रिस्टोर्ड पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन, इन्होंने कहा कि भाई जो हमारे जगहें खोई हम उनको वापस लेंगे, जैसे फ्रांस को मिल गई थी और काफ़ी सारी कंट्रीज थी जिन्होंने जर्मनी को छोटा कर दिया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, तो उन्होंने कहा हम भी वापस लेंगे और जर्मनी को वापस स्ट्रेंथनिंग करेंगे, फोर्टिफिकेशन करेंगे, यानी ट्रीटी के अगेंस्ट। एक्विजिशन ऑफ ट्रीटीज़, जब अब इन्होंने जर्मनी ने एक्विजिशन स्टार्ट कर दिया था ट्रीटीज़ की। इवन हिटलर ने कहा जर्मनी विद इन हर एग्जिस्टिंग, यानी कि जर्मनी के जो इस टाइम का जो एरिया है उसमें सिर्फ और सिर्फ जर्मनी एक लिमिटेड सेल्फ सफिशेंसी पा पाएगा रॉ मटेरियल के मामले में, एंड नॉट एट इन ऑल फूड स्टफ, और पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगा, यानी कि सिर्फ रॉ मटेरियल के मामले में कुछ हद तक सेल्फ सफिशिएंट हो पाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ जो एक इलाज है, द ओनली रेमेडी ले इन द एक्विजिशन ऑफ ग्रेटर लिविंग स्पेस, तो सिर्फ और सिर्फ एक क्या इलाज है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्विजिशन लें जगह का, जहाँ पर हम अपना रहना वहना वहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाएँ। तो बेसिकली हिटलर ने क्या कहने की कोशिश थी कि हम अपना जो एरिया है वो वापस गेन करेंगे। ही ट्राइड टू एक्सपेंड साउथ एंड ईस्ट ऑफ यूरोप। अब इन्होंने साउथ एंड ईस्ट ऑफ यूरोप को इन्होंने वापस करने के, देखिए ये क्रोएशिया है जिसका हिटलर ने अपने आप को गवर्नर बनाया था, जो आपके ऊपर आपको बताया भी था। तो साउथ एंड ईस्ट ऑफ यूरोप पे एक्सपेंड करना स्टार्ट करा। क्यों? क्योंकि वो जगह थी वो रिच थी वीट में, ऑयल में और कोल में, इसमें वो रिच थी, तो इस वजह से करना स्टार्ट करा। इसके अलावा एंटर नॉन एग्रेसिव ट्रीटी विद पोलैंड फॉर 10 ईयर्स, और यहाँ पर पोलैंड था तो पोलैंड के साथ 10 साल के लिए इन्होंने एक नॉन एग्रेसिव ट्रीटी साइन कर ली थी, जिससे कि जो ईस्टर्न फ्रंट है, जो ईस्टर्न पार्ट है जर्मनी का, उसमें कोई वॉर ना हो। इस वजह से पोलैंड के साथ उन्होंने एक पीस ट्रीटी कर ली थी। रिक्लेम द टेरिटरी ऑफ सार एंड राइनलैंड फ्रॉम फ्रांस, तो देखिए ये सार एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये इन्होंने रिक्लेम वापस कर फ्रांस से ले लिया था। 1938 में ही एनेक्स ऑस्ट्रिया बाय फोर्स, और ऑस्ट्रिया को इन्होंने एनेक्स करके ऑस्ट्रिया के अंदर घुस के कुछ एरिया वापस ले लिया था। कंक्लूडेड नॉन एग्रेशन पैक्ट विद रशिया, और रशिया के साथ नॉन एग्रेशन पैक्ट भी इन्होंने साइन कर दिया था। रेशियल सुप्रीमेसी, प्रेजेंटेड जर्मन्स एज मास्टर रेस, इसके अलावा ये कहा कि भाई जर्मन्स जो हैं वो मास्टर रेस हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा सुपीरियर है बाकी किसी भी इंसान से पूरी दुनिया में, और उनका ये राइट है और डेस्टिनी है कि बाकी सारे लोगों पे वो राज करें और इस पूरी दुनिया को साफ़ करें। किससे? इम्प्योरिटीज़ से। किसकी इम्प्योरिटी से? ज्यूज़ की, क्रिश्चियंस की, कम्युनिस्ट की, इन सब की इम्प्योरिटीज़ से आज़ाद करें देश को नहीं पूरी दुनिया को। नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या रहे नाजिम्स के? एंड ऑफ सिविल लिबर्टी, यानी कि लोगों की जो लिबर्टी थी वो ख़त्म हो गई थी। अपोजिशन ट्रीटेड हार्शली, स्ट्रिक्ट सेंसर और बुक्स, प्रेस एंड सिनेमा, इनके ऊपर स्ट्रिक्ट सेंसर्स लगे। ऑल एंटी बुक्स एंड मैगजीन्स, जितने भी बुक्स मैगजीन एंटी थी नाजिम्स के उनको लाया गया और उनको जला दिया गया। सिमिलैरिटी बिटवीन नाजिम्स एंड फासिज्म में क्या क्या थे? दोनों ये जो स्टार्ट हुए थे वो डिसकंटेनमेंट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की वजह से, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, डेमोक्रेसी के खिलाफ और कम्युनिस्ट के बढ़ते हुए फियर से, ये सब जो थे वो इनके सिमिलर कॉजेज़ थे दोनों में।
इसके अलावा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो चल रही थी, ये एक वजह थी। क्लास कॉन्फ्लिक्ट, एरिस्टोक्रेट्स एंड कॉमन पीपल्स, यानी क्लास कॉन्फ्लिक्ट, जो अमीर लोग थे, इनके पास पैसा था, वही सोच रहे थे डेमोक्रेसी चलेगी तो कॉमन इंसान के हाथ में पावर आ जाएगी, तो वो नाज़िम और फासिस्ट को पैसा देने लगे जिससे कि कॉमन पीपल्स के हाथ में पावर ना आए और उन्हीं के हाथ में पावर रहे। फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसको वर्क नहीं कर पा रही थी। और इसके अलावा सबसे बड़ा मेन जो पॉइंट था वो था आपका मुसलिनी और हिटलर की जो कमाल की लीडरशिप थी उस वजह से। सिमिलैरिटीज़ क्या क्या रही थी आइडियोलॉजीज़ में फासिज्म और नाज़िम्स की? इनका दोनों का ही मानना ये था कि टोटलिटेरियन रूल ही बेस्ट है और डेमोक्रेसी को हमें ख़त्म करना है, इससे हम नहीं चल सकते, हमारी कंट्री में नहीं वर्क कर सकती। होल्ड स्टेट एज सुप्रीम एंड सप्रेस द फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी क्या नाम है, देश को सबसे ऊपर रखो और सबसे बड़ा मानो, और लोगों के फंडामेंटल राइट्स को और इंडिविजुअल फ्रीडम को भी अगर खतरा है उससे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। एक पार्टी और एक लीडर होना चाहिए, एग्रेसिव नेशनलिज्म होना चाहिए, ऑन इम्पीरियलिज्म यानी कि एक्सपेंडिंग टेरिटरी, अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करना चाहिए मिलिट्री फोर्स के थ्रू, कॉलोनाइजेशन के थ्रू। रिगार्ड वॉर एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ फर्दरिंग नेशनल इंटरेस्ट, और वॉर को एक इंटरेस्ट इंस्ट्रूमेंट माना गया जिससे कि देश को आगे बढ़ाया जा सकता है और नेशन के इंटरेस्ट में माना गया। सो बेसिकली यहाँ पर आपकी वर्ल्ड वॉर 1 एंड राइज ऑफ डिक्टेटरशिप ख़त्म होता है। तो आपने अब जो अभी तक जो पढ़ा मुसलिनी और हिटलर ने जो जो चीज़ें करी हैं इनकी वजह से और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की वजह से कैसे वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा।